Hello all, good evening to all of you. जय जिनेन्द्र, मीरा जी, गुड इवनिंग प्रणव, गुड इवनिंग राजकुमार जी, गुड इवनिंग सुमित जी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। कल जहाँ पर रुके थे वहीं के आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे ये धुरंधर बहुत ही अच्छे से आज वर्क करे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले ये ऊपर चल रहा था आज टॉप पर, और इसके वजह से फिर एचडीएफसी बैंक ने भी सपोर्ट करा इसको, फिर एक्सिस बैंक करने लग गया, फिर कोटक बैंक, फिर बीएनएफ पूरा ऊपर गया, फिर निफ्टी को भी इन्होंने बहुत अच्छे से खींच लिया ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फोसिस टीसीएस ने भी आज सपोर्ट करा, आईटी ने भी सपोर्ट करा और बैंक ने भी सपोर्ट करा, और रिलायंस भी न्यूट्रल ही था, ज्यादा कुछ डाउन साइड कर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस वजह से आज सबसे ज्यादा जो बाइंग देखने को मिली वो अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिली। ठीक है, फिनसर्व में अच्छी खासी बाइंग दिखी, उस वजह से निफ्टी में भी बाइंग आई। बट क्या ये बाइंग अभी कंटिन्यू रहेगी? ये क्वेश्चन मार्क है अपने लिए। ठीक है, देखिए जस्ट निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। काइंड ऑफ सप्लाई जोन टाइप स्ट्रक्चर है, उसमें प्राइस गया है अभी, वहां से हल्का सा रिएक्ट भी करा। तो या तो इन सप्लाई जोन्स के ऊपर अगर क्लोजिंग करे और कंटिन्यू रहे प्राइस, तब हम मानेंगे कि हाँ यहाँ से बाइंग कंटिन्यू रहेगी। बट अभी आसर यही लग रहा है कि वापस से प्राइस डाउन आ सकता है। ठीक है, रही बात, आज अगेन ऐसा हुआ, आज अगेन ऐसा हुआ कि जो हमारे सेक्टर की बात की जाए, है ना, सेक्टर्स में देख लीजिए, रियलिटी, आईटी, बैंकेक्स, फिनसर्व, आईटी, ऑयल एंड गैस, ये सभी अच्छे खासे प्लस में थे। ठीक है, लेकिन अब मिड स्मॉल 400 के देखे तो ये न्यूट्रल था आज। स्मॉल कैप 250 पे न्यूट्रल थे, मतलब इनमें बाइंग नहीं थी आज इतनी ज्यादा। आप लोगों को फील भी हो रहा होगा अगर आप लाइव मार्केट में बैठे होंगे और सब लोगों ने मार्केट देखा होगा तो, क्या कि स्मॉल कैप मिड कैप में इतना अच्छा बाइंग नहीं था, न्यूट्रल था, ना डाउन भी आए तो ना ज्यादा अप गए। ठीक है, लेकिन बैंक की वजह से, आईटी की वजह से, रियलिटी की वजह से, फिनसर्व की वजह से, इन सब की वजह से आज मार्केट में बाइंग बहुत अच्छी दिख रही थी इंडेक्स के अंदर, लेकिन अपने स्टॉक्स के अंदर वैसी एक्सट्रीमली बाइंग नहीं थी। यस, स्टॉक्स में उतना मूवमेंट नहीं था, जस्ट निफ्टी चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, तो उसका रीजन क्या है? कि उसका रीजन बस इतना है कि हमारे जो है टॉप वेटेज स्टॉक्स हैं, जिनकी हमने बात 2 दिन से कर रहे हैं, है ना, सेक्टर की बात कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। इस वजह से लोगों को क्या लगता है, लोगों का व्यू कैसा बनता है, वो निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं, सेंसेक्स को देखते हैं, इन सेक्टर को देख के वो डिसाइड करते हैं कि चलो अब मतलब यहाँ से बाइंग कंटिन्यू रहेगी। बट ओवरऑल लोअर टाइम फ्रेम पर टीवी ट्रेंड देखना, है ना, ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का देखना कि क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी या फिर ये सप्लाई को टेस्ट करने के लिए गया था निफ्टी। स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इतना अच्छा बाइंग नहीं था। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी को मैं मानूंगा स्ट्रांग। ऑलरेडी मैंने पहले भी कहा था कि ये यहाँ से चल रहा है टेस्ट करके प्राइस, इस डेली डिमांड जोन से बैंक निफ्टी टेस्ट करके चल रहा है। इस वजह से इनमें अच्छा खासा बाइंग है, ये सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल मार्केट को, अकेला बैंक निफ्टी। और सभी में फिनसर्व की बात हो, चाहे निफ्टी की बात हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, और निफ्टी बैंक खुद, सभी में मतलब कहीं ना कहीं बैंक्स का पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा। कॉल आ गया था एक, 2 मिनट।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं कि जो बैंक निफ्टी है, तो इसके अंदर ये जो बैंक्स चल रहे हैं अच्छे खासे, बैंक निफ्टी के सपोर्ट से इसने निफ्टी को भी खींच रखा है। फिनसर्व भी अच्छा है ना, बैंकिंग्स भी सही चल रहा है। सभी मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी के ऊपर चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है अभी। और बहुत लंबे समय से हम भी देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जब जब सपोर्ट मिला ना मार्केट को, तो वो निफ्टी को इतना ज्यादा डाउन जाने ही नहीं देता मार्केट। वरना अगर सिर्फ अगर बैंक्स को हटा दिया जाए ना मार्केट से, मतलब निफ्टी बैंक को अगर हटा दिया जाए, बैंक के सारे स्टॉक्स को हटा दिया जाए, निफ्टी बहुत ज्यादा डाउन चले जाता। क्योंकि अकेले रिलायंस में इतना पावर नहीं है कि वो पूरे निफ्टी को कवर कर ले। आईटी के ऑलरेडी आप हालत देख रहे हैं, आईटी किस कदर गिर रहा है। ठीक है, तो आईटी क्या है कि पूरा खींच के ले आता निफ्टी को नीचे। लेकिन बैलेंस चीजें ऐसी हो रही है अभी, थोड़ा सा आप बैलेंस वाली चीजें भी समझना कि बैलेंस कैसे होती है चीजें। एक साइड निफ्टी आईटी गिर रहा है, दूसरी साइड बैंक निफ्टी निफ्टी को सपोर्ट कर, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है इनको। ठीक है, और दूसरे भी कुछ कुछ सेक्टर्स मतलब भले अच्छे हो या ना हो, लेकिन वो ज्यादा गिर नहीं रहे हैं, है ना, धीरे धीरे सब सपोर्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप के भी मार्केट के अंदर वापस से मतलब बाइंग अच्छा आ रहा है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। सिर्फ एक इकलौते आईटी की वजह से निफ्टी अगर देखा जाए तो वीक पड़ता है हर बार। लेकिन बैंक निफ्टी दूसरी साइड उसको इतना ज्यादा सपोर्ट देता है, इतना ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट देता है कि निफ्टी को ज्यादा डाउन आने ही नहीं देता। मैं अगर आपको बात बताऊं ना, आप सिर्फ क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को देखो, कितना स्ट्रॉन्ग डिमोड जोन लग रहा है आपको, जिसकी क्लोजिंग अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। अब इसी पर आप बैंक निफ्टी की जगह आप निफ्टी को देखो, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है ऊपर। सोचिए आप, इसकी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है इस डिमांड जोन। ठीक है, फिर भी देखिए ये स्ट्रॉन्ग होल्ड करके खड़ा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने अगर ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी कंटिन्यू रहा, तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगा जाएगा, वापस से प्राइस ऊपर जाएगा। जरूरी नहीं है कि फिर प्राइस 19,000 आए या 20,000 आए या 18,000 आए। ठीक है, दूसरी चीज एक और कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, जस्ट थिंक कि हम जो कल भी बात कर रहे थे कि अगर आईटी का सपोर्ट भी मिल गया, रिलायंस का भी सपोर्ट है, अब आईटी का भी सपोर्ट अगर मिल गया, और ऑलरेडी बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट है ओवरऑल, स्मॉल के मिड कैप सब कुछ बढ़िया है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि फिर मार्केट के अंदर बाइंग कैसा आएगा, फिर निफ्टी के अंदर भी। बस इसी तरीके से सोचा जाता है कि सेक्टर को हमें कैसे देखना है, कैसे एक दूसरे को वेटेज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कोई अलग से मतलब चीज नहीं सोची, बस सिंपल वही जो वेटेज वाली चीज जो माइंड के अंदर फिट हो रखी है कि कौन सा वेटेज वाला स्टॉक या वेटेज वाले सेक्टर निफ्टी को कैसे सपोर्ट करते हैं, बैंक निफ्टी कैसे किसको सपोर्ट करेगा, आईटी कहाँ पे वीक ला सकता है निफ्टी को, आईटी अगर सपोर्ट करेगा तो निफ्टी को कैसा पंप मिलेगा। सारी चीजें डिपेंड करती है वेटेज के ऊपर। और अगर वेटेज क्लियर है, और वेटेज के बाद उन पर्टिकुलर स्टॉक्स और पर्टिकुलर सेक्टर या इंडेक्स, अगर इनका सबका टीडी अगर हम करें, एक साथ स्टडी करें, तो बहुत अच्छा व्यू निकल कर आता है। और साथ में हमारे हायर टाइम फ्रेम के टीडीए के साथ लोअर टाइम फ्रेम पर हम टीवी ट्रेंड के अकॉर्डिंग, हमारे हायर हाई लोअर लो के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देखते ही, वहां से क्लियर समझ में आ ही जाता है चीजों को कैसे देखना। ठीक है, यस। तो अब अपने पास क्या है, दो चीजें हैं। कल हम पीएसयू बैंक देख रहे थे। ठीक है, पीएसयू बैंक कल हम देख रहे थे यहाँ पर, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वरना मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, बीच में भी आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए। तो कल हमने क्या बात करी थी कि ये जो हमारा आईओबी है, पीएसबी है, यूको है और सेंट्रल बैंक है, इनकी भी बात करी थी कि ये डिपेंड करेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप के जो इंडेक्स होते हैं उनके ऊपर। वो अगर अच्छा हायर हाई बनाकर ऊपर जाते रहेंगे, अच्छा बुल रन में शो शिफ्ट होंगे, तो ये सारे स्टॉक्स चलने लग जाएंगे उनके पावर से। लेकिन ये जो दूसरे हैं, बीओबी है, बैंक इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, महाबैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक, इस तरीके के अच्छे हाईली वेटेज स्टॉक्स जो उनके सेक्टर को बनाते हैं, तो सेक्टर जब अच्छा चलेगा, ये सारे स्टॉक चलेंगे, तो ये सभी एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते रहते हैं। तो इन्हें किसकी जरूरत है, बीओबी को, बैंक इंडिया, ये सारे जो स्टॉक्स है अच्छे बड़े वाले, इनको किसकी जरूरत है कि हाँ, पीएसयू बैंक का भी अगर सपोर्ट मिल जाता है, तो स्टॉक्स भी अच्छा खासा मूवमेंट करेगा, है ना। अब एक चीज आप सोचिए, सेक्टर किससे मिलकर बना है,
ये सोचने वाली बात आती है ना कि जैसे मान के चले यूनियन बैंक इस मंथली डिमांड जोन में आया, ठीक है, और पीएसयू बैंक इस मंथली डिमांड जोन को सेम दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेक कर गया हल्का सा नीचे, लेकिन ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अभी। तो ये ऐसा होता तो ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है कि यार अब क्या करें ऐसे में, कि यार ये तो डाउन कर गया, इसका क्या मतलब कि ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या इसको ब्रेक करके यहाँ पर आएगा। ये सारी चीजें सिंक जो होता है ना, सिंक कैसे करते उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले माइंड के अंदर ये आना चाहिए कि ये जो पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, सेक्टर है, ये किससे बना है, वो हमारा माइंड में पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। तो ये किससे बना है, ये इसके खुद के स्टॉक्स से बना है। कौन कौन से स्टॉक्स, एसबीआई हो गया, यूनियन, बीओबी, बैंक इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, महाबैंक, पीएनबी, इनकी सबको मिलाकर ही तो ये सेक्टर बना है। तो बहुत अच्छा व्यू कहाँ से निकल के आएगा हमारा, कि हम अगर हम पीएसयू बैंक का अगर टीडीए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम पीएसयू बैंक का टीडीए कर रहे हैं और उनको पता है कि ये मंथली का डिमांड जोन है, ठीक है, जिसके अंदर प्राइस आके एक बार चला और अभी वापस थोड़ा डीप आ गया अंदर और इसको ब्रेक कर गया। अब दूसरा मंथली का डिमांड जोन तो यहीं पे दिख रहा है। साथ ही साथ आप अब क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले इधर बीओबी भी देखेंगे कि बीओबी ने क्या करा। जब ये सेलिंग आ रही थी तो ये इसमें सेलिंग आने का कारण बीओबी भी हो सकता है, क्योंकि बीओबी में भी सेलिंग आई है। इसके अंदर सेलिंग आने का कारण एसबीआई भी हो सकता है। तो अपन वन बाय वन एक बार देखते हैं तो इसका थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आएगा, है ना। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो भी आपको शायद क्लिक करेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे बीओबी लगा है, ठीक है। अब देखिए जब ये सेलिंग है इसके अंदर तो ये अपने मंथली डिमांड में हिट करा, ठीक है। चलिए अब एसबीआई देखते हैं सबसे पहले। ये जब सेलिंग है ये वाली, तब ये इसी मंथली डिमांड जोन के अंदर ही था थोड़ा सा और, ठीक है। तो इसमें भी सेलिंग तेज था, तो इसमें भी सेलिंग तेज आया, होल्ड करा, लेकिन इसने भी, एसबीआई ने इसके ब्रिज कर दिया, तो यहाँ पे भी ये और डाउन आ गया, लेकिन ऑलरेडी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स था उसका डिजिटल लाइन के नीचे प्राइस जा चुका था। और देखते हैं दूसरा, केनरा बैंक देखते हैं। केनरा बैंक, केनरा बैंक के अंदर ऐसा मंथली डिमांड जोन ये वाला जो दिख रहा है उस तरीके का डिमांड जोन है ही नहीं, क्योंकि जब ये सेलिंग है उसके पहले ऊपर ही प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो चुका था। तो ये भी अपने मंथली डिमांड जोन में नहीं आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में वीकली डिमांड जोन यहीं पर आ रखा है, ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलो ये भी दूर था अभी। और देखते हैं अपन, पीएनबी देख लेते हैं। पीएनबी ने क्या करा, पीएनबी अपने इस मंथली डिमांड जोन के अंदर एकदम डिजिटल लाइन तक आया, ये ड्रॉप बेस रैली वाला काइंड ऑफ डिमांड जोन इसके अंदर, और ये भी अल्टीमेटली इसको भी हल्का सा ब्रिज कर दिया, ठीक है। यूनियन बैंक देखिए, यूनियन बैंक तो ऑलरेडी डिमांड जोन में आ चुका है प्रॉपर तरीके से। बैंक इंडिया देखते हैं, बैंक इंडिया ने भी क्या करा, ऑलरेडी मंथली डिमांड जोन जो टेस्टेड था उसके अंदर इंडी पाया और ये इसको ब्रेक कर गया अल्टीमेटली फाइनली भी इसको। सब में कॉमन चीज क्या लग रही है आपको ज्यादातर केस में, कॉमन चीज क्या लग रही है आपको, कॉमन चीज आपको ये लगेगी कि इसका ब्रेक होने का रीजन जो आपको दिख रहा होगा वो दो तरीके से रीजन अपन देख सकते हैं। कौन सा, एक तो पहला ये कि ऑलरेडी ये जो मंथली डिमांड जोन का इंडेक्स था, है ना, मतलब सॉरी मंथली डिमांड जोन का ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्राइस ऑलरेडी आकर रिवर्स हो चुका था, मतलब इसके पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो चुके थे। पहली चीज तो ये दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या आनी चाहिए कि जब आके चल चुका था तो ये जो सेलिंग है ये उस वक्त की सेलिंग है जब बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा सेलिंग थी। ऑलरेडी पीएसयू बैंक स्ट्रांग ही था, उसको कोई जरूरत नहीं थी कि ये वाली सेलिंग आने की, ये बहुत ऑलरेडी स्ट्रांग था। लेकिन ऑलरेडी इसका मंथली डिमांड जोन सबको टेस्टेड था, तो यहाँ पर कुछ अब रहा ही नहीं। तो अगर ये डाउन भी कर गया, ब्रेक कर गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से भी चल जाएगा, यहां तक आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके स्टॉक्स को हम देखेंगे तो और अच्छे से व्यू समझ में आता है कि जब ये वाला, ये जो रुकना रुका ना, ये रुका किस वजह से, प्राइस चाहता तो, मेरा कहने का मतलब है कि पीएसयू बैंक अगर चाहता तो यहां से यहां तक भी आ सकता था, लेकिन ये यहीं पर रुककर सस्टेन कैसे हो गया वो डिपेंड करेगा इसके स्टॉक्स के ऊपर। आप देखिए कि जब ये वाली कैंडल बनी, ठीक है, फरवरी 2026 वाली पीएसयू बैंक के अंदर, तो बीओबी के अंदर देखो, बीओबी के अंदर प्राइस डाउन आया और वापस रिकवर कर गया, लेकिन अब बीओबी में जो डिमांड जो था वो यहीं पर था। तो इसमें इतना इन डी पाया बैंक निफ्टी के साथ में प्राइस, तो बीओबी के अंदर भी आया, तो जैसे बीओबी ने सपोर्ट करा तो पीएसयू बैंक भी रुक गया। और पीएसयू बैंक किस वजह से रुका, बीओबी की वजह से भी रुका, और बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट कर दिया। अगर ना करते तो ये यहां तक आ जाता। चलिए तो कौन सा क्लियर हुआ अपने को, बैंक निफ्टी के सपोर्ट से रुक गया, बीओबी के सपोर्ट से रुक गया, क्योंकि बीओबी अब भी अपने डिमांड जोन में आ चुका है।
बीओबी भी अपने आप डिमांड जोन में आ चुका था, इस वजह से ये रुक गया। दो चीज हो गई, बैंक निफ्टी और बीओबी। दूसरा क्या, कि ऑलरेडी ये मंथली डिमांड जोन से प्राइस चल रहा था, अगर ये इसमें ना आकर ऊपर ऊपर चलता तो जब अगली बार सेलिंग आती इसके अंदर, जब ये सेलिंग आई ये थोड़ा और ऊपर जाके आती तो हो सकता है मंथली डिमांड जोन ब्रेक भी ना होता। एसबीआई देखते, एसबीआई में भी क्या हुआ कि जो ये मंथली डिमांड जोन था ये आके टेस्ट करके चले गए थे प्राइस, जब बैंक निफ्टी के साथ प्राइस आया तो ये इन डिप आ गया थोड़ा सा, और उसके बावजूद भी एकदम एसल नहीं करा डायरेक्ट, पहले इसने होल्ड करा प्राइस को अच्छा खासा, है ना। जैसे ही इसने होल्ड करा तो सोचिए आप कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट, बीओबी का सपोर्ट और अब एसबीआई का भी सपोर्ट, और यहाँ से प्राइस होल्ड हो गया। इस वजह से ये भले ब्रेक हो गया हो, चाहता तो अगर इसमें ब्रेक हो गया तो दूसरा सपोर्ट तो हमें यही दिख रहा था, लेकिन ये यहीं पर रुकने का रीजन अब क्या मिल रहा है कि एसबीआई भी रुक गया था, बीओबी भी रुक गया था और बैंक निफ्टी भी रुक गया था, इस वजह से पीएसयू बैंक भी रुक गया। मोमेंटम सेलिंग सो हाई चांस टू ब्रेक डिमांड जोन। यस मेरे जी, मोमेंटम अगर तेज रहता है तो चांस हाई है कि डिमांड जोन ब्रेक हो जाएंगे। बाकी टेस्टेड डिमांड जोन जो था ऑलरेडी, मेरा कहने का पॉइंट ही वही है कि टेस्टेड डिमांड जोन था, उस वजह से ये ब्रेक हो गया। अगर ये टेस्टेड ना होता तो मे भी चांस रहते कि ये शायद इसको होल्ड कर जाता प्राइस को, लेकिन ये ब्रेक हो गया फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा पॉइंट वो है कहने का मतलब कि भले ब्रेक हो गया फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से भी प्राइस अच्छा सा हायर हाई बना के जा सकता है। अगर टेस्टेड ना होता तो शायद होल्ड हो जाता, और अगर टेस्टेड होने के बाद ही तो ये वीक पड़ गया मंथली डिमांड में, और ब्रेक होने के बाद भी अब रुका हुआ क्यों क्यों चल रहा है, क्योंकि एसबीआई होल्ड कर गया था, बीओबी होल्ड कर गया था, बैंक निफ्टी होल्ड कर गया था, ओवरऑल मार्केट ही रुक गया था। दूसरी बात यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक भी अब सपोर्ट ले लिया, तो जब यहाँ पर पहले इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मैं सेम टू सेम कैंडल टू कैंडल चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब पीएसयू बैंक टेस्ट करके चल चुका था, लेकिन उस वक्त यूनियन बैंक अपने मंथली डिमांड जोन में नहीं आया था, और जब अगली बार से अगले मंथ कैंडल में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली तो भी प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाके वापस धीरे धीरे एक दो मंथ बाद में इसने एंटर करा। जैसे ही इसने एंटर करा अब ये भी किसको सपोर्ट करेगा, इंडेक्स को। तो यूनियन बैंक भी अब सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं अब सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है इसको। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, पीएसयू बैंक को बीएनएफ कर रहा है, बीओबी कर रहा है, एसबीआई भी कर रहा है और यूनियन बैंक भी कर रहा है। इस वजह से ये डाउन नहीं आने दे रहा, वरना ये डाउन आ जाता अगर ये सब लोग सपोर्ट नहीं करते तो मेरा ओवरऑल व्यू बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, मेरा ओवरऑल व्यू बनने का रीजन है तो सिर्फ पीएसयू बैंक इंडेक्स को देख के नहीं बन रहा है, मेरा इसके स्टॉक्स को भी देख के बन रहा है इसका व्यू। बैंक निफ्टी इसका जो दूसरा सेक्टर है, मतलब कि निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर प्राइवेट बैंक भी आते हैं, पीएसयू बैंक भी आते हैं। फाइनेंशियल सर्विस के अंदर बैंक्स भी आते हैं, पीएसयू बैंक्स भी आते हैं, और सारे नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट वाले सारे के सारे सेक्टर आते हैं, अच्छे अच्छे वाले। तो पीएसयू बैंक अकेले को सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि यार ये तो मंथली डिमांड जोन ही ब्रेक कर गया, अब क्या करें। लेकिन ओवरऑल जब हम देखेंगे कि कैसे हमको सेक्टर एनालिसिस पूरा करना है, तो उसके साथ में हमें सिर्फ पीएसयू बैंक नहीं, हमें बैंक निफ्टी भी देखना पड़ेगा, हमें ओवरऑल इसके स्टॉक्स को भी देखना पड़ेगा, और इसके जो साथ साथ में कहां कहां पर बैंक आ रहे हैं उन सबको देखना पड़ेगा। इस तरीके से सेक्टर एनालिसिस अगर हम करेंगे ना तो हमारा व्यू बहुत अच्छा बनेगा। अभी पीएनबी है, अगर पीएनबी की अब मैं बात करूं, सब डिलीट करते हैं, ठीक है। पीएनबी के अंदर क्या था कि ये सेलिंग आई उस वक्त मंथली डिमांड जोन के अंदर ही था प्राइस, ठीक है, हल्का सा ब्रेच करा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी सपोर्ट करा। अब ये इतना है कि अगर इसका अगर मैं टीडी अगर करूंगा ना अभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये अपने को लास्ट टाइम भी क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रहा था ये, ठीक है, काइंड ऑफ क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो कि बहुत बड़ा है ना। अगर ये यहाँ पर आता ना जहां से ये एकदम सेलिंग आई और यहीं से रिवर्स हो गया पूरा, अच्छी खासी बाइंग दिखाई, यहाँ तक आता तो और बढ़िया होता। बाकी ये यहाँ पर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि लास्ट टाइम जब प्राइस आया था उस वक्त, अब ये वाला कैंडल देखिए, कौन सा, मार्च, और ये अब ये वाला कैंडल देखिए मार्च वाला, ठीक है। तो पीएसयू बैंक ने जैसे सपोर्ट लिया तो ये भी यहीं पर आ गया। अगर पीएसयू बैंक थोड़ा और इन डीप आता ना, मतलब के मार्केट के साथ इसके दूसरा एलिवेटेड स्टॉक्स सभी के सभी अगर और इन डीप आते ना थोड़ा सा, तो पीएसयू बैंक यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक मंथली डिमांड जोन है ये वाला 80 रुपीज वाला, यहाँ पर हिट हो जाता ना तो अभी तक
पीएनबी आपको यहाँ पर नहीं दिखता, ये कम से कम भी आपको 150 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखता, क्योंकि इतना अच्छा जो इसका डिमांड जोन है, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिकअप किए बिना ही जा रहा था ये, इस वजह से इसमें इतनी पावर नहीं है ना। सेलिंग का कंडल देखो बहुत स्ट्रांग है, जाने को देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पीएसयू बैंक के सपोर्ट से और इसके दूसरे भाई बंधु जो हैं बीओबी, बैंक इंडिया, यूनियन बैंक, एसबीआई, उनकी वजह से ये यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आया, उस वजह से इसमें इतना जान नहीं है। तो क्वार्टरली डिमांड जोन पीएसयू बैंक ने सपोर्ट लिया, तो पीएनबी का ये क्वार्टरली डिमांड जोन को ऊपर से ही चलेगा, इतना इन डीप नहीं आया ये। पॉइंट आया समझ में। दूसरी चीज कि जब साथ में ये आ रहा था, है ना, जब साथ में ये आया था, इसमें क्वार्टरली डिमांड जोन में पीएसयू बैंक भी आया था, अब साथ में आप अब इसको क्वार्टरली पर देखिए आप, यहाँ पर कि क्वार्टरली में ये भी आया और इधर पीएसयू बैंक भी आया। अब यहाँ पर आप बीओबी को देखो, बीओबी भी उस वक्त कहाँ आ गया था, अपने हाफ ईयरली डिमांड जोन में यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो कौन सी है, मार्च 25 वाली। तो सोचिए बीओबी हाफ ईयरली डिमांड जोन में, ठीक है, पीएसयू बैंक क्वार्टरली डिमांड जोन में। तो जब जैसे ये सपोर्ट कर गया, मार्केट सपोर्ट कर गया, तो पीएनबी को नहीं आने दिया इन लोगों ने, इन सब ने मिलकर पीएनबी को डाउन आने ही नहीं दिया यहाँ पे इन डीप इतना। अगर थोड़ा सा भी मतलब पीएसयू बैंक के अंदर, सॉरी पीएनबी के अंदर थोड़ी भी सेलिंग रहती और पीएसयू बैंक थोड़ा सा लेट आता या बीओबी थोड़ा सा और लेट आता, तो ये 100% चांस थे कि ये 80 रुपए को टच करके ही चलता। अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम 80 पर ही हमारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अच्छा खासा करंट मार्केट प्राइस पे भी ऐड करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एंट्री पॉइंट हमारे यहाँ रख लेंगे, थर्ड यहाँ रख लेंगे, जो कि अभी मैं बताऊंगा आगे थोड़ी देर बाद में कैसे हम इन्वेस्टमेंट प्लान भी करेंगे। लेकिन अभी जो व्यू निकल के आ रहा है कि हम कैसे यहाँ पे और देखें कि यहीं से तो नहीं चले जाएगा, कैसे मतलब ये भी सिंक कर रहा है। जैसे अभी अपन ने देखा बीओबी देखा, अपन ने बैंक इंडिया देखा, केनरा बैंक देखा, एसबीआई देखा, यूनियन बैंक देखा मंथली टाइम फ्रेम पर, कि ब्रेक करने के बाद भी क्यों होल्ड किया हुआ है, तो उसका रीजन पता चल। उसी तरीके से आप इसका भी रीजन देखो कि पीएनबी अभी कहाँ है। क्या कोई आपको क्वार्टरली का अच्छा डिमांड जोन लग रहा है? नहीं, क्वार्टरली का, रेली बेस रेली का नॉर्मल डिमांड जोन उसको ब्रेक करके भी प्राइस होल्ड कर रहा है। ठीक है, मंथली पर भी ये अच्छा था, लेकिन इसको हल्का सा ब्रेक करके होल्ड हो रखा है प्राइस। ठीक है, वीकली पर देख लो तो वीकली पर भी दिखेगा कि बहुत अच्छा डिमांड जोन था, होल्ड करा, थोड़ा चला, अल्टीमेटली इसको भी हल्का सा ब्रेक करा और यहीं कहीं से सपोर्ट लेके चल रहा है। लेकिन ये कोई सपोर्ट में मानूंगा ही नहीं, मैं बस इतना ही जान रहा हूँ इसके अंदर कि ये सिर्फ पीएसयू बैंक की वजह से रुका हुआ है। अगर ये पीएसयू बैंक यहाँ से किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी के अंदर वापस से सेलिंग प्रेशर बढ़े, या पीएसयू बैंक का इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर बढ़े, जिसका कारण होगा बैंक, बीओबी, एसबीआई, यूनियन बैंक या कोई भी, सभी मिलकर मार्केट में अगर वापस से सेलिंग आती है और पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर यहाँ से डाउन आता है, तो इस बार क्या होगा, हाई चांस होंगे कि पीएनबी सबसे पहले 80 रुपए को हिट करेगा, क्योंकि ये वीक है अभी, इसमें इतना पावर नहीं है। सबसे पहले जो हिट करेगा 80 रुपए को, वो पीएनबी हिट करेगा। बाकी ये यहाँ पे आएगा, देर लगाएगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट निकल के आ रहा है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है, समझ में हमें आ रहा है कि सिर्फ इंडेक्स को अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडेक्स के साथ साथ में हमें इसके स्टॉक्स को भी देखना है, क्योंकि इंडेक्स किससे बना है, अपने स्टॉक्स से ही बना है। और सिंक कैसे करते हैं, वो अभी आपने सारी बातें जो भी मैंने बोली, इसको आप रिपीट सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। इतना इन डीप सोचना थोड़ा सा हल्का सा हार्ड तो है, ये मैं समझ रहा हूँ। एकदम इतना जल्दी ये चीजें एडप्ट करने में जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ में आ गए ना तो फिर मजा आता है। अभी ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहेगा कि हाँ मुझे पता है कि अगर बीओबी यहीं से चल जाएगा, पीएनबी भी धीरे धीरे सपोर्ट करेगा, ये एसबीआई भी चलेगा, यूनियन बैंक भी चलेगा, बैंक निफ्टी खुद चल रहा है जिस तरीके से, तो पीएसयू बैंक यहीं से भी चले जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है फिर कि इसको ब्रेक कर गया तो अब यहाँ पर आना ही आना है, हम यहीं से भी इसको देख लेंगे कि भले मंथली डिमांड जोन ब्रेक कर दिया, हमको कोई इशू नहीं, हमको पता है चले जाएगा प्राइस यहाँ से वापिस से एक नया हाई बना देगा, और आ जाएगा तो भी कोई इशू नहीं आएगा। उस वक्त देखेंगे अब अपन कि इसके स्टॉक्स के वापस से टीडीए जो करे हुए हैं, हमारे लेवल्स जो मार्क किए हुए रहेंगे, उसको देख के हम समझेंगे कि प्राइस अभी और कहाँ आ सकता है। टेस्टेड था, वो रीजन था ब्रेक होने का, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जी, टेस्टेड था, इस वजह से ये एकदम से सेलिंग आ गई इसमें ज्यादा, तो ये ब्रेक हो गया, वरना ये भी होल्ड कर जाता है इसके स्टॉक्स के साथ में। ठीक है,
चलिए पीएसयू बैंक भी आ गया समझ में। और कोई देखते हैं दूसरा फटाफट से। बताइए कौन सा देखें, मेटल देखें एक बार। मेटल देख लें। टेक स्मॉल कैप एंड मिड कैप इफ यू आर ओके। मिड कैप स्मॉल कैप में क्या देखना, उसका कल ही तो बता दिया था मैंने मेरे जी। उसके अंदर कुछ देखने जैसा नहीं है। बस वो अच्छे खासे चलेंगे अब यहाँ से। तो जो जो स्टॉक्स बढ़िया हो उनको ट्रेड कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सा स्मॉल कैप या मिड कैप का स्टॉक्स आपको दिखे जो अच्छा खासा ईयरली हाफ ईयरली में आ रखा है और अच्छा सा आपको लग रहा है कंफर्मेशन वगैरह सब मिल चुके हैं, ट्रेंड वगैरह टीवी ट्रेंड सारे अप हो चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। जैसे कि बिसॉफ्ट, बिसॉफ्ट अगर 300 पर मिलता है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मेटल देखिए, और इधर मेटल के अपन स्टॉक्स लगा लेते हैं। डेफिनेटली शेयर इन आल्सो ग्रुप। चलिए बहुत अच्छी रैली आ चुकी है ऑलरेडी मेटल सेक्टर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, अपन एडवांस चैनल जो अपना है ना ट्रेडिंग दिल्ली का, उसके ऊपर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट स्टॉक देते रहते हैं जो जो सही लगते हैं वो। तो उसको अलग से अपने पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं दूंगा मैं वहीं पर ही देता हूँ, वहां पे आपको सब दिख जाएगा। बस अभी आजकल में आपको बस फ्राइडे हो जाए अपने क्लास खत्म होंगे सभी को एडवांस चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आराम से चेक करिएगा, ठीक है। टाइम टाइम पे मुझे जब जब लगता है तब मैं दे देता हूँ, चाहे इक्विटास लगेगा तो दे दूंगा, सम्मान की लगा था वो भी दिया था, है ना। अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अच्छा लॉन्ग के लिए स्टॉक क्राफ्ट लग रहा था वो भी दिया था। तो सभी अपने एडवांस चैनल पर मिल जाएगा आपको, सारे डेटा अवेलेबल है वहाँ पे। छोटी छोटे ट्रेड्स जो अच्छी लगती है उसको भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ कि चेक कीजिए उसको। कोफोर्ज कहा था, कोफोर्ज भी दिया वहाँ पे एडवांस चैनल पे। तो सारा अपना जो भी है हर एक ग्रुप में अलग अलग देने से बेटर है कि अपना जो एडवांस चैनल है उसी पर ही सारी स्टडी शेयर कर देता हूँ, ताकि किसी भी ग्रुप में अलग अलग देना ना पड़े, सभी को उसी पर ही मिल जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन था आप सभी से, उसका आंसर कीजिएगा। मार्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, है ना, 5,000 या 6,000 स्टॉक्स हैं, उसमें से मुझे जो फील होता है, क्या वो आपको भी फील होता है ऐसा बताना। मुझे क्या फील होता है, मुझे ये फील होता है कि 80 to 85% स्टॉक्स जितने भी है ना सब भंगार स्टॉक है। इंडियन मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ इक्विटी के लिए। 80 to 85% स्टॉक सारे भंगार स्टॉक है। क्या आप में से किसी को ये चीज फील होती है? 90% भी कहूंगा तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। 90% स्टॉक्स सारे भंगार स्टॉक है। 5,000 अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है, स्टॉक्स की लिस्ट 5,000 की, तो उसमें से 90% मैं कहूंगा कि सारे भंगार स्टॉक है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि उनके अंदर कोई प्राइस एक्शन अच्छा बनता ही नहीं है, वॉल्यूम अच्छा है ही नहीं। अब अपने को कितने सिलेक्ट करना है? 5,000 में से 90% भी अगर मैं हटा दूं तो कितना बचा? 500 स्टॉक ही बचे अब हमारे पास। अब उस 500 में से भी अपने को कितना चाहिए बता? 10%। मतलब 500 का 10%, तो मतलब ओवरऑल मार्केट के अंदर अपने को कितने स्टॉक चाहिए? 1% स्टॉक ही अच्छे चाहिए अपने को बस। 50 स्टॉक बहुत हो गए। 2% ले लो तो 100 स्टॉक, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ट्रेडिंग पर्पज से और इन्वेस्टमेंट पर्पज से दोनों। इन्वेस्टमेंट के अंदर तो हमको खाली 10 स्टॉक चाहिए गिनती का, बहुत बढ़िया वाला। 5 मिलेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए हमको 50 से 100 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट मिल जाए बेहतरीन स्टॉक्स की, तो बहुत अच्छा है। और उस बेहतरीन स्टॉक्स की क्राइटेरिया क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ तो एडलविस हो गया, करमटोन हो गया, बीसॉफ्ट हो गया, टीसीएस हो गया,
एस्ट्रल हो गया, जो भी अपन डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो भी अपनी आए दिन जिन स्टॉक्स के ऊपर अपन चर्चा करते रहते हैं, ठीक है, वैसे स्टॉक्स ही चाहिए अपने को 50-100 बस, क्योंकि उनमें ही असली काम होगा अपना, अपन लोगों का जो काम है वो उन्हीं स्टॉक्स में ही है, बाकी सब में मतलब नहीं। कोई तीसरा इंसान अगर बोले कि यार ये स्टॉक्स मेरे को अच्छा लग रहा था, देखो 20% गया, तो जाने दीजिए, क्योंकि वो भंगार स्टॉक है, भंगार स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं। यस सर, उतने ज्यादा परसेंटेज का तो मालूम नहीं डीप, बट 75% है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर वाले, यस यस प्रणव जी, नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर वाले जो स्टॉक्स है वो बहुत कम है, ठीक है। तो अब इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अपने को जो चाहिए अपनी वॉच लिस्ट में वो कितने चाहिए, ओवरऑल मार्केट का 1 या 2% स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, और जिसका क्वांटिटी आएगा 50 से 100 बस। ये अगर इतने बेहतरीन स्टॉक्स है तो हमारे बहुत अच्छा अच्छा वर्क हो जाएगा। और वापिस कैसे अगेन सर्च करते हैं या स्कैनिंग करते हैं, वो सब भी अपन बात करेंगे लास्ट क्लास में। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं, अपन एक बार मेटल सेक्टर फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। उस दिन अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए मेटल सेक्टर के अंदर ये मंथली का डिमांड जोन, और इधर अपना सेल के अंदर ये मंथली का डिमांड जोन। अब सोचिए सेल पहले आ रहा है, जल्दी सेल पहले आ रहा है, लेकिन इसको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, इसको आने में टाइम लग जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेल इसको ब्रेक करे और यहां पर भी आ जाए, ठीक है, और ये तब तक इसी में आए और यहाँ पे रुक जाए, ठीक है। तो सिंक कैसे होगा, दोनों को समझने का ट्राई करना। हो सकता है कि ये यहाँ पे पहले आ जाए, ये बाद में आए, ठीक है, लेकिन ये क्या करे कि पहले तो होल्ड करता रहे, होल्ड करता रहे, है ना, और जैसे ये आए तो फिर चलने लग जाए यहाँ से। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी ये कि ये पहले आ जाए, सस्टेन करते करते धीरे धीरे नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, लेकिन इसको आने में देर लग रही है, और जैसे ये आए तब तक ये क्या कर दे, इसको ब्रेक कर दे और इसका सपोर्ट ले ले। अब होगा क्या कि जो लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे, कहां पर, जो लोग इस डिमांड जोन में डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, है ना, और इसको अगर आने में देर लग गई, अगर मेटल सेक्टर को इस मंथली डिमांड जोन में आने में देर लग गई और ये पहले आ गया, और जिन्होंने डायरेक्ट बाय करा, एक तो उनका टाइम वेस्ट होगा वो अलग, दूसरा कि अगर ये ब्रेक हो गया तो उनका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, और इस मंथली डिमांड जोन से जब चलेगा तो वो कहेंगे कि ये यार इस मंथली डिमांड जोन को ट्रैप करके नीचे से चलेगा, ठीक है। अपना केस क्या कहता है, अपन कैसे देखते हैं कि अपन ये देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे इस मंथली डिमांड जोन का एक्शन प्लान क्या है, कि मुझे यहाँ उस दिन मैंने क्या कहा था जब सेल डिस्कस किया था, कि इस मंथली डिमांड जोन में प्राइस आएगा तो हम पहले कंफर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, यही कहा था। अब वो चाहे कंफर्मेशन मुझे यहाँ से दे या यहाँ से दे, मुझे ही क्या चाहिए, आएगा, आने के बाद कंफर्मेशन देगा, उसके बाद में ट्रेड करूंगा। तब तक अगर ये मैं देखो, फर्स्ट एक्शन प्लान क्या है मेरा, ध्यान से सुन, कि मुझे फिक्स है कि सेल अगर यहाँ पर आएगा, कंफर्मेशन देगा, तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। एक तो ये कंफर्म हो गया, अपना पहले से एक्शन प्लान अपना रेडी है। दूसरा ये कि अब हम सेकेंडरी क्या देख रहे हैं, कि अगर हमारा कंफर्मेशन मिला और उस कंफर्मेशन में एंट्री आते वक्त, आते आते हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास अलर्ट बज गया कि मेटल भी अब मंथली डिमांड जोन में आ गया, तो भैया ये बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। अब एक तो ये कि हमें पता है कि हम हाफ ईयरली से सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा है, तो हम मंथली ट्रेड कर रहे हैं उसके सामने, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम डेली का कंफर्मेशन ले रहे हैं। इसका टीडीए उस दिन मैंने बात कर रखी थी ऑलरेडी, कि इस हाफ ईयरली के अंदर मंथली का कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है, सब कुछ टेस्टेड है। क्वार्टरली पर भी ये पहले ही यहाँ से टेस्टेड हो चुका था, अगेन डीप गया है खाली, और उसके सामने आप मंथली का डिमांड जोन का लेगआउट बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी क्लोजिंग भी इसके ऊपर, मतलब लोकेशन ही बेस्ट लग रहा है अपने आप में। दूसरा ये कि इधर हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ कंफर्मेशन लेंगे और कंफर्मेशन के बाद प्ले करेंगे। इतना सब कुछ स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद में सेकेंडरी क्या देख रहे हैं, कि इन केस अगर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगर मेटल का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये वाला ट्रेड और अच्छे से चलेगा। इस तरीके से मैं देखता हूं। मुझे अब ये जरूरत नहीं है कि यहाँ पर सेल आ गया, सेल अब डेली का कंफर्मेशन दे दिया, और उस कंफर्मेशन में भी जब एंट्री आ रही है उस वक्त मैं मेटल के अंदर नहीं देखूंगा कि नहीं ये यहाँ पे आ रहा है क्या, कि यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, क्या वापिस से मेटल का कंफर्मेशन लूंगा, नहीं। मुझे अगर मेटल ने इस मंथली डिमांड जोन पे सपोर्ट दे दिया, बस मेरा इधर कंफर्मेशन बनते ही इसके अंदर जो भी अच्छा एंट्री पॉइंट होगा मैं एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और जो भी टारगेट मेरा स्ट्रक्चर मुझे देगा, जो भी स्टडी मेरी बता रही है टारगेट, वो टारगेट लूंगा मैं।
मुझे मंथली का भी सपोर्ट मिल गया तो चलेगा, इस वीकली पर भी आ गया सपोर्ट तो भी चलेगा, क्वार्टरली का तो बहुत दूर तक है। तो समझ रहे हैं आप, इस मंथली के प्रोक्सिमल लाइन को टच करते ही मैं इसके अंदर मान लूंगा कि मेरे मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है इनमें से जो भी अच्छे स्टॉक्स होंगे, अच्छी टॉप डाउन अप्रोच वाले होंगे, मेरा रूल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेड सेटअप बनेगा मेरा, वो मैं ट्रेड करूंगा। अगर मुझे इनका सेक्टर सपोर्ट देखना है तो बस मैं इतना ही देखूंगा कि मेटल अपने मंथली डिमांड जोन में आया है नहीं, आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा। इस तरीके से ट्रेडिंग पर्पज से अपन देखते हैं। आया समझ में? थोड़ा सा कान खोल के रखो प्रणव, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी फिर से, मैं यही बोला हूँ कि सेल के अंदर कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन लेने के बाद मैं उसको ट्रेड करूंगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है मेटल के अंदर के मैं मेटल के अंदर भी यहाँ पे आऊंगा, कंफर्मेशन लूंगा और फिर ट्रेड करूंगा। मेरा वो समझाने का तरीका ऐसा है कि आप उसको सुनो, जरूरी नहीं है कि मैं इसका कंफर्मेशन लूं, मुझे डायरेक्ट भी इसका सपोर्ट मिल गया तो मेरा ये ट्रेड चलेगा, मेरे को अच्छे से इधर ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं इसमें इतना इन डीप जाता ही नहीं हूँ सेक्टर के अंदर कभी भी। मेरे को अगर मेरा मेरा जो सेल स्टॉक है, सेल स्टॉक्स के अंदर मेरा टीवी सेटअप्स के अकॉर्डिंग मेरे अगर सेटअप बन चुके हैं, मेरे को ट्रेड करना है तो मैं ट्रेड करूंगा। सेकेंडरी देख लूंगा कि क्या इसका सपोर्ट मिल रहा है, अगर मंथली डिमांड जोन के अंदर आ चुका है तो मैं यहाँ पे बिंदास ट्रेड करूंगा, डबल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करूंगा बस। अब इसमें मैं बार बार मेटल सेक्टर के अंदर जाकर मैं डेली पर नहीं देखूंगा कि डेली पे क्या कर रहा है, इसने सपोर्ट लिया नहीं लिया, इसने लिया नहीं लिया, ये मैं नहीं देखूंगा। मुझे पता है मंथली का प्रोक्सिमल लाइन भी हिट हो गया ना, तो भी मेरे इस सेल के अंदर यहाँ पे डबल एक्स पावर आ जाएगी। अगर ये वीकली पे भी हिट हो गया तो भी मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरा सपोर्ट है, मेरे इस सेल को अपने इस सेक्टर का सपोर्ट मिल चुका है बस। और ना सिर्फ मेटल को इतना ही देखूंगा, मैं सेल को ट्रेड करने के साथ साथ ये भी मेरा स्टडी क्लियर रहेगा कि इन सब के अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसा कि अभी अपन ने पीएसयू बैंक के अंदर देखा। ठीक है, अभी अपन ने पीएसयू बैंक के अंदर क्या देखा था, सिर्फ पीएसयू बैंक नहीं देखा, बैंक निफ्टी देखा, पीएसयू बैंक खुद का इंडेक्स देखा और उसके स्टॉक्स भी देखे, तब मुझे ज्यादा क्लियर हो गया ना कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर वो डिमांड जोन ब्रेक कर गया फिर भी वो यहाँ से चल सकता है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बैंक निफ्टी की वजह से आया, खुद पीएसयू बैंक स्टॉक्स की वजह से आया। पीएनबी में क्यों नहीं कॉन्फिडेंस है? क्योंकि पीएनबी का खुद का डिमांड जोन मिस करके चल रहा है, चलने को वो भी यहां से चले जाएगा, बट 80 रुपए पर आकर चलेगा तो कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा रहेगा। वैसे ही सेम मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि ये अगर इस मंथली डिमांड जोन में आता है और उस वक्त और इसके आने के पहले पहले ये इसका इस मंथली डिमांड जोन में आ जाता है या यहाँ तक आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां भी कंफर्मेशन देगा हमको हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करने के पहले पहले हमको ऐसा तो है नहीं कि कंफर्मेशन मिल गया और कल के कल एंट्री आ जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ प्राइस आएगा, जिगजैग करते रहेगा, लेकिन जैसे कंफर्मेशन मिलकर ट्रेड आएगा, आने में टाइम तो लगेगा और उस दौरान आते आते मेरा वो जो डेली का एंट्री है उसको आने के पहले पहले मुझे हो सकता है ऑफ मार्केट में लाइव मार्केट में इतना तो क्लिक हो जाएगा माइंड में कि मेटल सेक्टर भी अपने डिमांड जोन में आ गया। बस उतना एक बार देख लिया, फिर मेटल सेक्टर को देखने की जरूरत नहीं, सीधा सेल पर ही फोकस करो। बार बार मेटल सेक्टर को अब देखने की जरूरत नहीं, एक बार मेरे को पता चल गया कि मेटल सेक्टर मंथली डिमांड जोन में आ गया, बस अब मुझे उसको देखने की जरूरत ही नहीं, वो चाहे कुछ भी कर, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ट्रेड सेटअप अगर सेल के अंदर बढ़िया है तो मैं ट्रेड करूंगा। बैक ऑफ माइंड में मुझे याद है कि मुझे मेटल का मंथली सपोर्ट मिल चुका है, उतना ही काफी है मेरे लिए। अब उसको मैं डेली पर चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सेल को ही देखूंगा, मेटल को मैं बार बार चेक नहीं करूंगा। इस तरीके से मैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करता हूँ सेक्टर को। और सेक्टर देखने का तरीका आपको भी समझ में आ गया ना कैसे देखता हूँ, कि मैं ओवरऑल इन सारा का टीडीए करके रखता हूँ, अलर्ट्स लगा देता हूँ कि कौन कहाँ पे आ सकते हैं, इनको मैं डेली टाइम फ्रेम पर बार बार नहीं देखता हूँ। समझे आप? चलिए, आईटी हो गया था, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, पीएसयू बैंक। अभी तक आपको सेक्टर एनालिसिस का
तीसरा क्लास लगभग चल रहा है। अभी जल्दी इसको खत्म करेंगे, फिर और दूसरा टॉपिक है वो भी कवर करना है अपने को। अभी तक जितने भी चीज अपन ने पढ़ी सेक्टर की, वेटेज हो, चाहे खुद इंडेक्स को कैसे देखना, इंडेक्स से भी ज्यादा दूसरे इंडेक्स को कैसे देखना, उसके खुद के स्टॉक्स को कैसे देखना, और ओवरऑल व्यू कैसे बनाना, ये आपको समझ में आया नहीं आया? बताइए। यस, अंडरस्टूड, ओके। प्रणव आप बताइए, गंगेश बताइए, राजकुमार जी, सभी आंसर कीजिए। हाँ सर, समझ आ गया, ओके। ये सर आ गया। इफ यू डोंट माइंड शुड आई टेल इट बिट ब्रीफ। सिंपल एमआईटी लोकेशन लिया है, सो कंफर्मेशन लेके वी कैन प्ले फॉर अवर टारगेट्स। हाँ मीरा जी, सेल के अंदर ये तो एक्शन प्लान अपना पहले से रेडी है कि हम यहाँ पे कंफर्मेशन डेली पर लेंगे और फिर ट्रेड करेंगे। लेकिन इसको कंफर्मेशन लेने के बाद, मतलब कंफर्मेशन मिल गया, अब मिलने के बाद अब हमें पता चल जाएगा, सिर्फ इतना सा पता करना है कि मेटल कहाँ पर है। मेरा मेरा वर्ड को ध्यान देना, मैं क्या सोच रहा हूँ। सेट सेल का कंफर्मेशन मिल गया, मेरा एक्शन प्लान रेडी है कि अब इसके अंदर जो भी डिमांड जोन बनाएगा मेरे को ट्रेड करना है वो, ठीक है। जस्ट माइंड में सेकंड क्या लाऊंगा मैं, मेटल कहाँ है। और अगर आंसर मिलता है मुझे कि मेटल मंथली डिमांड जोन में सपोर्ट कर रहा है, बस फिर मेटल को बार बार नहीं देखना है, बस इतना ही देखना कि मेटल कहाँ है, और मेरे को सीधा ट्रेड करना है इधर। ओपन करके भी नहीं रखना है, सिर्फ प्राइस प्राइस देख कर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल मीरज जी, जस्ट टेक ऑफ माइंड कि मेटल कहाँ है, बस इतना देखना है। और जब आप लाइव, अभी तो चलो आप पार्ट टाइम होंगे तो आपको इतना समझ में शायद थोड़ा टाइम लगेगा सीन करने में, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में होते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको फील फील करवाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। आज जैसे कि मार्केट के अंदर मॉर्निंग मॉर्निंग में इतना ज्यादा मोमेंट नहीं था, ठीक है। मॉर्निंग मॉर्निंग में इतना ज्यादा मोमेंट नहीं था, ये सारा अभी आपको बंद मार्केट होने के बाद दिख रहा है। सुबह सुबह सिर्फ मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा था जो सबसे अच्छा चल रहा था। और जैसे जैसे आईसीआईसीआई बैंक चला, दूसरा एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनने सपोर्ट करना स्टार्ट करा, धीरे से दिख गया मुझे कि इन्फ्यो टीसीएस भी आज अच्छे चल रहे हैं। मुझे गट फीलिंग बहुत हाई आ गई थी कि आज मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। और जैसे ये 300 400 प्लस हुआ, मेरे को समझ में आ गया कि आज शायद ना रुके, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। तो सोचे 400 से सीधा 900 चले गया था, डबल हो गया था, मतलब सीधा पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि 400 पॉइंट से सीधा 900 पॉइंट चले गया था। ये लाइव मार्केट में समझ में आ जाता है कि ये क्या कर रहे हैं सब, इसके साथ साथ फिर यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, ये सब समझ में आ जाता है। मतलब एक ऐसा माइंड आपका सेट हो जाएगा एक टाइम के बाद कि आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ये भी मुझे फीलिंग आ गई थी कि आज सिर्फ, मतलब मैं सोच रहा था कि आज मैं जब शाम को क्लास होगी तो सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे तो टॉप गेनर स्टॉक्स हैं, इन सब में बहुत अच्छा बाइंग था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग नहीं था। ये मैंने सोचा था मैं बताऊंगा, और अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि लाइव मार्केट के दौरान ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। और जब आप ट्रेड करते हैं, अब ऐसे में आपका कोई ट्रेड आएगा, ठीक है, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि मेरे को वो ट्रेड करना है अभी या नहीं करना। बेस्ट ट्रेड सेटअप आपका पहले से प्री प्लान है कि आपको वो करना है तो आप वो करोगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको जब पता चल जाता है कि अभी जैसे मेरे पास फीलिंग थी, आज मेरे को अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर अगर अच्छी एंट्री मिलती, अगर मेरा कोई ऐसा एंट्री पॉइंट है, ऐसा कोई स्टॉक्स है जो मेरा प्री प्लान है, जिसका अलर्ट लगा के मैं रेडी बैठा हूँ ऑर्डर पंच करने के लिए, मेरे को मिलता तो मैं करता बकायदा ट्रेड, मेरे को उसके अंदर कोई इशू नहीं था। लेकिन यही सेम केस जो आज मार्केट इतना प्लस में है, जस्ट वाइस वर्सा कर दीजिए कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता, तो अब मुझे क्या दिख जाता, अलर्ट्स बच जाते इन सबके एक साथ, क्योंकि जितनी ज्यादा बाइंग आती है ना, तो सिर्फ सप्लाई जोन के ही अलर्ट आएंगे। तो आपको रुकना चाहिए थोड़ा सा, बाइंग आ गई उसके बाद रुक जाना चाहिए कि देख लो भैया कि मार्केट कहाँ है। लोगों को कॉन्फिडेंस कब आता, निफ्टी इतना ज्यादा प्लस, बैंक निफ्टी इतना ज्यादा प्लस, और उनको कॉन्फिडेंस आता, वो ट्रेड ले लेते। और ऐसे में मुझे कॉन्फिडेंस कम आता, क्यों? क्योंकि मुझे इतने ज्यादा सप्लाई जोन के अलर्ट बच जाते हैं, है ना। जो अपना ट्रेडिंग विद्यालय का अलर्ट ग्रुप है, उसके अंदर देखना, सप्लाई जोन के ही सप्लाई जोन के अलर्ट आएंगे आपको। और जब मार्केट गिरेगा तब डिमांड जोन के ही डिमांड जोन के अलर्ट आएंगे। इस चीज से आप लोग ये चीज को समझ सकते हैं कि जब भी ज्यादा डिमांड जोन के अलर्ट आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अब बाउंस करेगा। और कहीं ना कहीं अगर सप्लाई जोन के अगर अच्छे खासे अलर्ट्स बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब वापिस से पुल बैक लेगा।
आज जब मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर कोई एंट्री ऐसा मिलता मेरे को 10-11 बजे के आसपास, तो वो ट्रेड में ले लेता, और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा टारगेट भी मेरे को जल्दी दे देता। लेकिन अब जब 2-3 ढाई बजने आ गए, इतना ज्यादा बाइंग आ गया और निफ्टी भी डेली सप्लाई जोन में वापस आ गया, अब मेरे को रुक जाना चाहिए कि अब आज ट्रेड नहीं लेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, और इसी की जगह आज अगर वाइस वर्सा होता कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता, कि निफ्टी 200 पॉइंट रेड है ना, बैंक निफ्टी 1-1.5% डाउन होता, तो कहीं ना कहीं डिमांड जोन में आ जाते। आप मेरी बात को पकड़िए जो मैं बोल रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखाता, डाउन रहता है 1-1, 1.5, 2-2%, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे डिमांड जोन में प्राइस आया होगा। और जब इतना अच्छा अच्छा डिमांड जोन में प्राइस हिट होगा, तो प्राइस मार्केट के साथ बाउंस ही करेगा ना। और आपके स्टॉक्स, अगर जो आपका बेस्ट ट्रेड सेटअप है टीवी सेटअप से, उसके अंदर अगर प्राइस आएगा ना, तभी आएगा जब मार्केट आपको लाल दिखाएगा। मार्केट रेड होगा, मार्केट अच्छा खासा डाउन आएगा, तभी आपके स्टॉक्स में बहुत अच्छी वाली एंट्री मिलेगी। सोचिए ना, जब ये डिमांड जोन फॉर्म हो गया सेल का, अगर ये सेलिंग नहीं आएगी तो मुझे यहाँ पर प्राइस कैसे दिखेगा? ये मेटल सेक्टर यहाँ पर कैसे आएगा? फिर जब आएगा, कंफर्मेशन मिलेगा वापस, तभी तो मैं अगेन आगे के लिए ट्रेड कर पाऊंगा। तो मार्केट को डाउन आने से हमेशा खुश रहा करो। ऊपर जाने से हाँ ठीक है कि जो आपका रनिंग ट्रेड है वो मार्केट के ऊपर जाने पे आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन डाउन आने पे खुश रहा करो कि आपके जो बेस्ट ट्रेड सेटअप्स थे, टीवी सेटअप्स जिनके अंदर आपने अलर्ट्स लगाए थे, वो हिट हो रहे हैं। अभी सोचिए, कोफोर्स आ ही नहीं रहा है, इतना आईटी गिर रहा है, बस ये थोड़ा थोड़ा बस पुल बैक दे रहा है वापस से डाउन आने के लिए, उसमें आईटी डाउन आ ही नहीं रहा है अब ज्यादा। मतलब कोफोर्स डाउन ही नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कोफोर्स डाउन आए, बिसॉफ्ट जल्दी से जल्दी 300 पर आए, तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ, और वहां से जब वापस से ट्रेड एंड अप करे तो मैं आगे ट्रेड करूँ। होता ही नहीं है अच्छे स्टॉक्स में, टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है उस चीज को। यस गॉट इट, ओके, यस सर, आया समझ में? ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पॉइंट कवर करे वो देख लेते हैं। एक लास्ट में चलो 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर, पहले 8 बजने के पहले पहले इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट बताने से पहले, ट्रेडिंग वाला तो कवर कर दिया मैंने सब कुछ सेल के एग्जांपल से, और भी होगा एग्जांपल तो अभी बता देता हूँ आपको। लास्ट अपन एक मीडिया देख लेते हैं, ठीक है? मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया का ऑलरेडी अपन ने टीडीए देख लिया था इसी क्लास के अंदर। एक बार पहले मीडिया का टीडीए करते हैं, उसके बाद मीडिया के स्टॉक्स को देखेंगे अपन, ठीक है? जल्दी से एक मीडिया को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपन फिर दूसरी बात करेंगे। बच्चा कुछ समझ नहीं आया होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए, मीडिया को मैं ईयरली से देख रहा हूँ, ठीक है? एक चीज यहाँ पे और याद है मेरे को, जो चीज मेरे ध्यान में आई मैं आपको बता दूं, कि कोई सा भी मार्केट का इंडेक्स या सेक्टर ना तो कभी ऑल टाइम हाई पर रुक जाता है, ना कभी ऑल टाइम लो पर रुकता है। समझने का ट्राई करना क्या कह रहा हूं मैं, और इसका लॉजिक भी आपको बताता हूं। मैं सिर्फ बोल के पीछे नहीं हटूंगा, मैं पूरा लॉजिक समझाऊंगा। थोड़ा सा फोकस देना। कोई सा भी सेक्टर ना तो ऑल टाइम हाई पर कभी रुकता है, ना ऑल टाइम लो पर कभी रुकता है। अगर ऑल टाइम हाई लगाया है, तो वापिस से ये ऑल टाइम लो भी लगा सकता है, और ऑल टाइम लो लगाया तो वापिस से ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। लेकिन इसका कोई स्टॉक अगर ऐसा है, तो वो ऑल टाइम हाई जाने के बाद और ऊपर जाते रहेगा, या वापस से ईयरली हाफली डिमांड जोन में आके वापस से न्यू हाई बना देगा, लेकिन वो ऑल टाइम लो नहीं लगा सकता। और अगर कोई ऑल टाइम लो लगा दिया है, तो वो जरूरी नहीं कि तो वापस से ऑल टाइम हाई भी लगाए। कोई कोई कंपनी ऐसी है जो अच्छी खासी मार्केट में ओपन होती है, ऊपर जाती है, और एक बार डाउन आती है, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए 15-15, 20-20, 30-30 साल हो जाता है, वो मार्केट के अंदर नीचे ही बनी रहती है, भले उनका सेक्टर वापस ऑल टाइम हाई चले गया हो। यस बैंक देख लीजिए, बेस्ट एग्जांपल आपके लिए। बैंक्स कितना ऊपर चला है, लेकिन यस बैंक अभी भी कितना डाउन है, बस उस वजह से। अब सेक्टर का क्या होता है कि देखिए, सेक्टर क्यों कभी भी ऑल टाइम हाई पर नहीं रुकता और ना ऑल टाइम लो पर रुकता है, ये जिगजैग जिगजैग करके चला करता है, ठीक है? मीडिया ऐसा है कि मीडिया अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर, तो जरूरी नहीं आपको ये एक दिन हो सकता है। बड़ी बात नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि ये एक बार आपको 4,000 के भी ऊपर दिखे, एक दिन आपको मीडिया सेक्टर 4,000 के भी ऊपर दिखेगा, तो इसमें कोई मैंने बहुत भयंकर बात नहीं बोल दी, ये कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर था मीडिया, तब इसके स्टॉक्स वगैरह सब बढ़िया चल रहे थे। लेकिन यहाँ से जब मीडिया गिरा, मतलब इसके स्टॉक्स कोई ना कोई गिरे होंगे, जिल गिरा होगा, पीवीआर गिरा होगा, सन टीवी गिरा होगा, या जो भी, मतलब यहाँ से जिनके स्ट्रक्चर खराब हुए, वो धीरे 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 डाउन आए होंगे।
और वापस से अपने बॉटम वाले कोई ना कोई डिमांड जोन्स में आए होंगे, तभी सबने वापस से सपोर्ट लिया और इसको धीरे धीरे ऊपर करा। वापस से जब ये डाउन आया तो इसके स्टॉक्स ही कहीं ना कहीं डाउन आ रहे होंगे, तभी तो डाउन आया। और इतना ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्टर के अंदर वेटेज जो होती है ना, वेटेज चेंज हो जाती है। आज अगर जील की वेटेज बहुत अच्छी है, मान के चले कि जील कंपनी खत्म हो गई मान के चलो, तो जील इसके अंदर से हट जाएगा, दूसरा कोई स्टॉक्स होगा कि चलो मान के चलो पीवीआर आइनॉक्स है, नेटवर्क 18, डीबी कॉर्प, नजनारा, सन टीवी, सारे गांव, इन सब की वेटेज बढ़ जाएगी, इनमें से किसी की वेटेज ऐसी हो जाएगी। जील कंपनी अगर खत्म हो जाती तो क्या उस वजह से मीडिया थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक जील के खत्म हो जाने से मीडिया का भी खत्म नहीं होगा। सिर्फ एक पीवीआर आइनॉक्स की वजह से मीडिया नहीं चल रहा है, सबकी वजह से चल रहा है। तो एक स्टॉक्स अगर खत्म हो जाता है मार्केट के अंदर से उस पर्टिकुलर सेक्टर का, तो सेक्टर खराब नहीं होता, सेक्टर वापस से हाई लगा सकता है, क्योंकि उसके दूसरे स्टॉक जो हैं वो रेडी हो सकते हैं वापस से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि मीडिया फाइनली कब चलेगा नहीं चलेगा? क्या सिर्फ मीडिया को देख के पता लगता है कि हाँ अब ये यहाँ से चलेगा? नहीं, हम मीडिया के साथ साथ जील को देख रहे हैं। उस दिन मैंने क्या कहा था आपको कि जील का जैसे ही डेली का टीवी ट्रेंड अप हुआ, उसी दिन हमको समझ में आ गया था कि अब मीडिया सेक्टर भी थोड़ा सा सही हो जाएगा, और अगले दिन मीडिया सेक्टर ने भी अपना डेली का टीवी ट्रेंड अप कर दिया। उसके बाद से मीडिया अभी लगातार मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों से फील हो रहा है, आईटी जो इतना अच्छा मतलब इंडेक्स है, उसके कंपैरिजन में मीडिया बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि सेल अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। और ज्यादा चीजें अपने हाई टाइम फ्रेम पे आती जा रही, जैसे जैसे इन सभी के स्टॉक्स अगर हाई टाइम फ्रेम में आते गए अगर आ गए, तो मीडिया अच्छा चलने लग जाएगा। यही तो हो रहा है अभी आईटी के साथ में। आईटी का आप रीजन सुनिए कि आईटी अभी क्यों डाउन आया इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि टीसीएस ईयरली के डिमांड जोन में है, इन्फोसिस अभी और डाउन आ रहा है, एचसीएल टेक ईयरली डिमांड जोन में आया है, टेक महिंद्रा भी रुका हुआ है क्वार्टरली डिमांड जोन में। जब इस सारे के सारे स्टॉक्स आईटी के, अगर बीसॉफ्ट इतना ऊपर से डाउन आ रहा है, और भी आईटी के स्टॉक से परसिस्टेंट हो गए, सभी के सभी अगर अच्छा खासा डाउन आ रहे हैं, तो फिर आईटी सेक्टर अकेला ऊपर कैसे जा सकता? नहीं जा सकता। और जैसे ही आईटी के सारे स्टॉक्स अगर एक साथ सपोर्ट करेंगे, वहीं पर निफ्टी आईटी का भी अगर स्ट्रक्चर सही हो गया, सभी एक साथ चलेंगे बढ़िया। वैसे ही सेम बोल रहा हूँ कि मीडिया, सिर्फ मीडिया को अकेले को नहीं देखना, मीडिया के जो स्टॉक्स हैं इनका भी ओवरऑल टीडीए करेंगे, और उससे पता चलेगा कि जितने ज्यादा मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स अपने ईयरली हाफ ईयरली में हिट करके अच्छे सा प्राइस एक्शन बना के चलेंगे, तो गट फीलिंग आ जाती है, आपको समझ में आ जाएगा कि मीडिया भी अब यहाँ से चलेगा, सिर्फ मीडिया को देखने से नहीं। मेरी बात कैच करिए आप लोगों ने, आपको समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस दोस्तों। ओके सर, पहले भी सेक्टर देखते थे, लेकिन अब सेक्टर को देखने का नजरिया आपने चेंज कर दिया। ओके ओके, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, बस यही मोटिव है अपना। तो चलो ईयरली देख लिया अपन ने, पहले एक बार मीडिया का क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके स्टॉक्स को अपन वन बाय वन सारे को फटाफट देख लेंगे, ठीक है। मंथली तक ही जाएंगे, मंथली से ज्यादा डाउन किसी में भी नहीं जाएंगे, इतना ज्यादा डीप स्टडी अभी करने लगूंगा तो 4-5 घंटे चले जाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं अपन। मीडिया का सबसे पहले देखते हैं अपन कि ये ईयरली का डिमांड मतलब ईयरली का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाफ ईयरली का है। आप देखिए कि ये जो दिख रहा है, ये ऑल टाइम लो क्या था? 1094। उसके नीचे भी प्राइस गया है, फिर भी ऊपर उठा है प्राइस। और ये जो सप्लाई जोन दिख रहा है, इसको ब्रेक करा है यहीं कहीं के आसपास। नहीं, जो सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, हाफ ईयरली का ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसको ब्रेक करा है इसी ने, और इसी के अंदर प्राइस अब इन डीप आया है। अकॉर्डिंग टू सिर्फ हाफ ईयरली बताया मैंने, ऊपर कोई सप्लाई जोन खास दिख रहा है हाफ ईयरली का? नहीं दिख रहा है। क्वार्टरली पर आते हैं। क्वार्टरली पर ये सप्लाई जोन को ऊपर क्लोजिंग मिली, लेकिन इस सप्लाई जोन से टेस्ट करके प्राइस डाउन आ गया, ठीक है। और कौन सा सप्लाई जोन दिख रहा है आपको अच्छा खासा? मेरे को तो ये भी दम नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी विक टू विक टेस्टेड है। ये हल्का फुल्का रोक सकता है बस, और बाकी तो सीधा यहीं पर है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एरो मार्क करके बताता हूँ, जब प्राइस अगर यहाँ से बढ़ेगा तो भी कौन कौन रोकेगा? एक तो ये रोकेगा, दूसरा हल्का सा ये रोकेगा, और थोड़ा बहुत ये रोकेगा, बस। मतलब तीन ही सप्लाई जोन दिख रहे हैं, और ये सब तो वो है जो होता है ना कि बस
थोड़ी देर के लिए कभी रोक दिया सो रोक दिया, फाइनली प्राइस यहीं पर जाकर रुकेगा अगर यहाँ से चला तो। ठीक है। दूसरी चीज कि क्या अभी कोई यहाँ पे ऐसा डिमांड जोन दिख रहा है क्लियर? बस इतना कह सकता हूँ कि हाँ एक ये रिवर्सल टाइप दिख रहा है जिसका एक ये प्रोक्सिमल लाइन मान सकते हैं। प्रॉपर बेस तो नहीं मानूंगा यहाँ पर, बाकी एक दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला और इंडी पाया, अब यहाँ से चल रहा है। अभी मंथली पर देखेंगे तो और प्रॉपर पिक्चर आएगी समझ में। लेकिन ये भी दिख रहा है मुझे कि यही वो एरिया है जो अभी हमने हाफ ईयरली पर भी देखा जिसने सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग करी, क्वार्टरली पर भी देखा कि इस क्वार्टरली सप्लाई जोन को खत्म करा, क्लोजिंग भी दी और इसको टेस्ट करके प्राइस डाउन आ गया। और ये सब टेस्टेड था, ये टेस्टेड था, ये टेस्टेड था, तो यहाँ से सेलिंग आई तो यहाँ तक तो आना कंपलसरी बनता ही था अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली। ये टेस्टेड था ऑलरेडी, जो यहीं से टेस्ट कर गया था। ये जो बन रहा था इसकी क्लोजिंग ऊपर अच्छी नहीं थी और ये भी डाउन। ठीक है, यहाँ तक आया, वापिस ऊपर गया, सप्लाई जोन को टेस्ट करके इन डीप आ गया यहाँ तक। मतलब ये सारे स्ट्रक्चर क्लियर है। सप्लाई जोन ये जो बचा था इसने रोक रखा था एक दो बार, अब ये कुछ भी नहीं रोक पाएगा। बस ये रोकेगा थोड़ा, ये रोकेगा थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा कोई मंथली डिमांड जोन फॉलोअप में आ जाएगा या वीकली में आएगा, फाइनली प्राइस यहीं पर जाएगा। कम से कम आप बात नोट कर लेना, 3,300 के आसपास तक तो ये जाएगा ही जाएगा। मतलब ये सेक्टर यहाँ से डबल भी हो सकता है। अगर सेक्टर डबल होगा तो इसके कुछ कुछ स्टॉक्स 2x 3x भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यस मीरज जी। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब अपन चलते हैं मंथली पर। ठीक है, मंथली पर अगर अपन देखें तो ये तो था अपना कि यहाँ पे ये टीवी ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो यही वो स्विंग लो था जिसने स्विंग ये इस स्विंग हाई के ऊपर हायर हाई फॉर्म करा और इसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, इसने क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ से मंथली का टीवी ट्रेंड डाउन हो चुका था तो यहाँ से वापिस से गया, ये हाई बनाया और इसने वापस से लोअर लो फॉर्म कर दिया। मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती, कौन सी लाइन, ये वाली मंथली लाइन जो मैंने मार्क कर रखी है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो अपना टीवी ट्रेंड क्या हो जाएगा, मंथली का अप हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मंथली का टीवी ट्रेंड इसके ऊपर अप होगा। लेकिन एक होता ना इंटरनली अगर बात करूं तो ये भी एक अंदर ही अंदर जो कंसोलिडेशन चल रहा है पूरा उसके ही अंदर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, अगर ये इसके ऊपर है ना 1786 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ पर भी हमारा एक हायर हाई यहाँ तक तो चलेगा। मतलब ये अगर यहाँ पर अगर इसने क्लोजिंग कर दी इसके ऊपर, टीवी ट्रेंड क्लियर कर दो फिर अपन वापस टीडीए करेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई ना तो ये कम से कम भी इंटरनली अंदर की बात बता रहा हूँ जहां पे कंसोलिडेशन चल रहा है इसके ऊपर जाएगा तो ओवरऑल इसका मंथली का टीवी ट्रेंड क्लियरली अप होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। लेकिन अंदर ही अंदर यहां तक भी जाने के लिए इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगी। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिली फॉलोअप बनते जाएगा मंथली का, यहां तक बिंदास ट्रेड करेंगे। यहां पे जाने के बाद एक बार के लिए रुक जाएंगे कि क्या वापिस से प्राइस यहां से नीचे तो नहीं आ जाएगी, यहां पे जाके रुकेंगे और जैसे ही 2589 मतलब राउंड फिगर 2600 के ऊपर 2600 के ऊपर क्लोजिंग मिली, वैसे क्लियर हो जाएगा कि अब ये सेक्टर यहां तक जाएगा और ये भी थोड़ी देर के लिए रोकेगा, अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई लगाएगा और ये मंथली टाइम फ्रेम पर हायर हाई बनाते ही जाएगा। इतना क्लियर। दूसरी बात, ये तो हो गया क्लियर। यहीं पर वो सप्लाई जोन भी है जो दिख रहा है आपको, क्वार्टरली का दिखा था है ना, ये भी रैली बेस्ड ड्रॉप है, हल्का सा रुकेगा, ये भी रुकेगा, बस फाइनली प्राइस यहाँ तक जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इसी हाफ ईयरली के अंदर जो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि इसी हाफ ईयरली की इस एरिया ने इस सप्लाई जोन को ऊपर क्लोजिंग भी दी, क्वार्टरली पर भी दिया। वहीं पर मंथली पर क्या दिख रहा है मेरे को, मंथली पर क्या दिख रहा है, एक ये डिमांड जोन था जो प्राइस को एक बार के लिए अच्छा खासा ऊपर करा, वापिस डीप आया, ये अभी बचा है पेंडिंग। ठीक है, ये अभी भी पेंडिंग बचा है, वापिस आया तो का इसको हल्का ब्रेक करा और ये चल गया यहीं से। ठीक है, ये सेम अभी पीएसयू बैंक के जैसा ही लग रहा होगा आपको कि ये ब्रेक करने के बाद भी डीप में ना आके ऊपर ही क्यों चलेगा, क्यों? अब आप इसी चार्ट को जिल के ऊपर लगा के देखिए। ठीक है, अब मैंने जिल लगाया। ठीक है, जिल को देखिए आप, जिल का ये क्वार्टरली का बॉटम डिमांड जोन, सीधा इस बॉटम की बात कर रहा हूँ जिसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग में करती, सीधा ओरिजिन पॉइंट पे आया, इसने सपोर्ट कर गया, ये सपोर्ट कर गया यहाँ पर। तो झील का वेटेज भी आपको पता है कितना अच्छा है। ये कौन सा मंथ है, मार्च 26। ठीक है, मार्च 26। और इधर आप देखिए, वापिस से मुझे लगाते हैं, कौन सा है ये, मार्च 26। ठीक है,
तो भले ये मीडिया सेक्टर यहाँ पे डाउन आ गया था, हल्का सा ब्रेक करके वापस कवर कर गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर आए, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग कर देगा ऊपर, हायर चलता रहेगा, कोई दिक्कत। इसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस जिल की वजह से आ रहा है। तो सिर्फ मीडिया को नहीं देखा अपन, अपन ने ओवरऑल स्टडी करी तो अपने को समझ में आया कि अच्छा जिल का हाईली वेटेज बहुत ज्यादा स्टॉक्स इसके अंदर जिल का है, मतलब मीडिया सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा हाईली वेटेज स्टॉक जिल है। तो जिल के कारण ये रिवर्स कर गया, भले ये मंथली डिमांड जोन ब्रेक करेगी। अगर जिल पहले से ही हो जाता तो इतना डीप आने की जरूरत नहीं होती, यहीं से चले जाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ सेक्टर को देख के घबराने की जरूरत नहीं, इसका स्टॉक अगर हम देखेंगे साथ ही साथ तो ओवरऑल व्यू हमारा बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मीडिया की पिक्चर क्लियर है। अगर वापिस से अगर किसी भी रीजन से मार्केट डाउन आता है, चाहे निफ्टी आए, दूसरे सारे इंडेक्स आए डाउन, और ये यहाँ पर भी आता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितना डीप आएगा उतना बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स अपने डिमांड जोन में आएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा स्टॉक्स, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जैसा भी मैंने सेल के अंदर कहा, पीएसयू बैंक के अंदर कहा, और आईटी के अंदर भी कहा था, और फिर से मीडिया के अंदर बता रहा हूँ मैं, इतने एग्जांपल ले, लास्ट मीडिया बता रहा हूँ, मीडिया के अंदर फिर से सुन लो। जितने ज्यादा मीडिया के स्टॉक्स आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के, मतलब ओवरऑल टीडी जितने शानदार हाई टाइम फ्रेम में आएंगे, उतना ही अच्छा मीडिया यहाँ से चलेगा। और कोई स्टॉक्स अगर इनमें से ऐसा रहा, इनमें से कोई स्टॉक्स अगर ऐसा रहा कि जिसका टीडी अच्छा नहीं है, वो ऑल टाइम लो चल रहा है और वो मीडिया के साथ कवर नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स ही खराब है। जरूरी नहीं कि मीडिया चले तो वो चले ही चले, हाई चांसेस तो यही कि मीडिया के सपोर्ट से वो स्टॉक्स चल जाएंगे, लेकिन नहीं भी चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फोकस उन स्टॉक्स पे करना है मीडिया सेक्टर के अंदर जिनका ओवरऑल टीडी अच्छा है, जिनके टीवी ट्रेंड अच्छे खासा अप हो रखे हैं, और जो अच्छा खासा लंबा चल सकता है, उसके ऊपर ही फोकस करेंगे हम। समझ में आया? ओके, अब देखिए, ये वो लाइन है, मतलब ये डेली की वो लाइन है जिसने इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग करी थी। अपना टीवी ट्रेंड अप कब हो गया था? ये वो दिन है 4 जून, जिस दिन जिल ने टीवी ट्रेंड अप करा था। ठीक है, एक बार मैं अब इधर जिल लगा लूंगा ना, तो थोड़ा ज्यादा बेटर अपने को समझ में आए। इधर जिल लगा लेता हूँ। ठीक है, चलो फटाफट थोड़ी स्टडी करेंगे। इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, नीचे वाला डिमांड जोन को एक बार के लिए। ठीक है, देखिए, जिल अभी कहाँ रुका हुआ है? मंथली के सप्लाई जोन। ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉप बाय ड्रॉप का एक सप्लाई जोन दिख रहा था, ये भी रुका हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मंथली तक सारी पिक्चर क्लियर है। मंथली पे मैंने क्या कहा कि जिल का मंथली टीवी ट्रेंड आप कब हो जाएगा? जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, ओवरऑल टीडी उसका अप हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल इसका जो स्ट्रॉन्ग टीडी है, जैसा अपन इसके अंदर क्या चले मीडिया के अंदर, कि मीडिया के अंदर मंथली का टीवी ट्रेंड आपको कब होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स? 2589, मतलब 2600 के ऊपर क्लोजिंग करेंगे। लेकिन जिल में कब हो जाएगा? जिल का बहुत अच्छी चीज ये हो गई कि ये जो स्विंग था, इसने इसके नीचे क्लोजिंग करी और वापस से इसके ऊपर जाता तो अप ट्रेंड करता, लेकिन ये स्विंग हाई बना और इस स्विंग हाई ने वापस से लोअर लो फॉर्म कर दिया। मतलब ये जो डिमांड जोन ब्रेक हुआ ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही अपने लिए, वो उल्टा बेनिफिट वाली बात हो गई कि जिल ने लोअर लो फॉर्म कर दिया। अब ये इस हायर लो के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो अपना एक हायर हाई बन जाएगा, मतलब जिल का मंथली का स्ट्रॉन्ग टीवी ट्रेंड अप यहीं पर हो जाएगा। और जैसे इसका मंथली टीवी ट्रेंड अप होगा, इसका इसके ऊपर भी कर देगा ना इंटरनली, तो भी ये हाई चांस है कि अब जब यहाँ पे झील जाएगा ऊपर, ये जाते जाते इसका भी मंथली का टीवी ट्रेंड अप कर ही देगा, गारंटेड कर देगा ये। तो डिपेंड क्या कर रहे हैं स्ट्रक्चर, केस पे डिपेंड कर रहे हैं, इसके हाई लेवरेज स्टॉक्स पे। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम नहीं लग रहा आपको? सेम टू सेम, जैसा गिर रहा है वैसा ये भी गिर रहा है, सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो अब अपन देखते हैं डेली पर। ठीक है, इसको भी लगाते हैं डेली पर। देखिए, अब ये दो दो कैंडल्स, इसको सबको रहने देते हैं, इसको फोकस कीजिए। कौन सा? 4 जून। 4 जून के दिन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी इस 4 जून ने, इसका टीवी ट्रेंड अप हो चुका था। लेकिन 4 जून को, 4 जून के दिन, 4 जून के दिन आप देखिए मीडिया का टीवी ट्रेंड अप नहीं हुआ था डेली टाइम फ्रेम पर, लेकिन जिल का हो चुका था। जिल के होने से देखिए, जिल अगले दिन वापस से ऊपर गया अच्छा खासा बाइंग शो करते हुए। तब अगले दिन किसने अप कर दिया? मीडिया ने। मीडिया का भी अगले दिन टीवी ट्रेंड अप हो गया। अब जैसे टीवी ट्रेंड अप हुआ, सोचिए वापस से ये स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करोगे ना, यही वो डिमांड जोन है जिसके अंदर प्राइस आया वीक टू वीक, और प्राइस वापस से अच्छा खासा रनिंग कर रहा है। तो आपको
आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन स्टॉक्स की वजह से सेक्टर को भी देखते हैं और सेक्टर की वजह से स्टॉक्स को भी देखते हैं, और ना सिर्फ पर्टिकुलर एक मीडिया और झील को देख रहे हैं, ओवरऑल मार्केट का व्यू मेरी आंखों के सामने मेरे दिमाग के अंदर फिट हो रखा है। स्मॉल के मिड कैप क्या कर रहे हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, बीएनएफ निफ्टी सेंसेक्स सब क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या कर रहा है, मेटल क्या कर रहा है, ओवरऑल पूरा जब समझ में आ जाएगा आपको, तब आपका इतना बेहतरीन आपका माइंड हो जाएगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर आपको कब ट्रेड करना है, कहाँ तक ट्रेड करना है, कब रुकना है, कब नहीं रुकना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। सभी चीजें एक दूसरे से लिंक है। देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिंगल नरेंद्र मोदी पूरा देश चला दे। उसको अमित शाह की भी जरूरत है, उसको निर्मला सीतारमण की भी जरूरत है, जयशंकर की भी जरूरत है, पूरी की पूरी टीम की जरूरत होती है, तब जाके पूरा एक देश चलता है। वैसे ही सिर्फ एक निफ्टी की वजह से मार्केट डिसाइड नहीं हो सकता, हमको बैंक निफ्टी भी देखना पड़ेगा, फिन निफ्टी भी देखना पड़ेगा, और ये सारे सेक्टर सारे इंडेक्स का टीडी हमारे सामने होना चाहिए। उसके बाद हमारी जो भी बेहतरीन से बेहतरीन लिस्ट होगी उन सब का भी टीडी होगा हमारे सामने, और फिर आप सोच के देखिए कि आपको जब जब भी ट्रेड मिलेगा वो बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। आप ट्रेड करोगे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सुमित जी, वही कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि अब यहाँ पे जब मीडिया का टीवी ट्रेंड अप हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पर, तो अब बस ये अच्छा अच्छा हाई बनाते जाएगा, स्विंग लो के ऊपर आते रहेगा, वापस से बाय करेंगे, चलते रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग सिर्फ मंथली तक ही जाएंगे अब अपन। ठीक है, हो गया मीडिया का क्लियर। मैंने बस इस वजह से डेली बताना था आपको कि जिल की पावर आपको पता चले। जिल के मतलब कि जिल एक पर्टिकुलर जिल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस हाईली वेटेज स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर सबसे टॉप हाईली वेटेज स्टॉक होता है, उसकी वजह से पूरा मीडिया पे के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। और जब जील और मीडिया चलेंगे तो फिर ये सब भी अच्छे अच्छे चलेंगे। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, हल्का सा इतना। ठीक है, ताकि अपने को जो अब ये है यहाँ यहाँ की स्टडी करना है वो फटाफट करेंगे। पीवीआर आइनॉक्स ईयरली पर लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ है सब डिलीट करते हैं। ईयरली का डिमांड जोन से ही प्राइस रनिंग है, ये मैं बोल सकता हूँ। ऑल टाइम क्लोजिंग ने कही वापस डीप आया, और ये भी अभी सस्टेन हो रहा है, कुछ अच्छा नीचे नहीं है। हाफ एली पर गए, हाफ एली का भी उधर ही था, कुछ अच्छा नहीं है हाफ एली पर, सब कुछ टेस्टेड है। क्वार्टरली पर भी कुछ भी अच्छा नहीं है, मंथली पर भी कुछ भी अच्छा नहीं, सब कुछ टेस्टेड है, सब कुछ। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ये दिखेगी कि ये कौन सा मंथ है, फरवरी 2020। कहाँ गया, ये रहा फरवरी 2020, जनवरी फरवरी। ठीक है, ये यहाँ से गिरा, ये मार्केट भी कोविड के वक्त गिरा, ये उठा प्राइस, ये भी उठा। ठीक है, जैसे ये उठा ये भी चल रहा था, सब चल रहा था, ये भी बढ़िया चल रहा था, सारे स्ट्रक्चर आप सेम टू सेम मिला के देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए सब कुछ, यहाँ से देखिए इसकी ये सेलिंग देखिए, यहाँ से ये गिरा, ये उठा, ये भी गिरा, ये उठा, यहाँ से फिर ये गिरा, यहाँ पे भी गिरा, फिर ये उठने का कोशिश कर रहा, थोड़ा ऊपर गया, वापिस से डाउन आया। अब ये रुका हुआ था लेकिन इसने यहीं के यहीं मतलब इंटरनली लोअर लो फॉर्म करना शुरू कर दिया था, ये यहाँ से इस तरीके से। तो ये जब यहाँ पर था, ये कौन सा मंथ है, सितंबर 2024, और ये क्या रहा अपना सितंबर अक्टूबर सितंबर, ये रहा 2024। जैसे ही मतलब ये यहाँ से गिरा, प्योर आइनॉक्स साथ में मीडिया भी गिरा अच्छा खासा, देख लीजिए कैंडल्स, और इस बॉटम डिमांड जोन के आसपास जाके रुक गया प्राइस। अब रुका तो ये देखिए यहाँ से वापस थोड़ा सा उठा तो ये भी उठा, लेकिन अब जब ये गिरा तो इसने तो लोअर लो फॉर्म कर दिया, लेकिन इसने नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं। पीवीआर आइनॉक्स के अंदर हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, स्टॉक अच्छा है, बढ़िया से अगर टीवी ट्रेंड अप करेगा तो सारे ट्रेड भी हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसका बताइए, इसका टीवी ट्रेंड क्या है मंथली पर, अप है। अप क्यों है, क्योंकि इसने ये जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग भी करी, इतनी ग्रेट क्लोजिंग नहीं है बट क्लोजिंग है, लेकिन लो ब्रेक नहीं करा अभी। इंटरनली कह सकता हूँ कि लो है, इंटरनली अगर इसके ऊपर चले जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही 1250-51 के ऊपर, तो ये भी इसके ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को ट्रेड मिल जाएगी अच्छी अच्छी पीवीआर एनएक्स के अंदर भी। और ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भले कोई अच्छा टीडीए नहीं है इसका, लेकिन चलेगा किसके दम के ऊपर, मीडिया के दम के ऊपर, जील के दम के ऊपर। मतलब जील और मीडिया चलेंगे अच्छे, टीवी ट्रेंड इनके अप हो रहा है, धीरे धीरे चलेगा तो ये भी चलेगा। लेकिन अभी इसके अंदर अपने को करना कुछ नहीं, बस बैक ऑफ माइंड में इतना रखना है कि पीवीआर आइनॉक्स को जील का भी सपोर्ट है, मीडिया का भी सपोर्ट है। बस इसका खुद का स्ट्रक्चर ही अगर खराब होगा तो हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसका जिस दिन स्ट्रक्चर अच्छा हो गया
मंथली का डिविडेंड अप है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोकेशन कुछ भी अच्छा नहीं है ना, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली पर कुछ भी नहीं, बस एक बॉटम से चल रहा है, जैसे ये बॉटम से चल रहा है। तो डायरेक्ट ट्रेड भी अगर हम करेंगे तो कब करेंगे, कम से कम एक मंथली का लोकेशन अच्छा बने, मंथली का इंटरनली डिविडेंड अप करे, ओवरऑल तो अप ही है लेकिन इंटरनल एक अप कर दे अच्छा खासा। वीकली की बात करें तो वीकली पर भी डिविडेंड अप करे ये, ठीक है, कम से कम इस लाइन के ऊपर जाए। उसके बाद डेली पर भी क्या करे, डेली पर भी अप करे। मैं देखूं तो ये डेली पर इसके ऊपर ही अप होगा, यही वो मंथली की लाइन है जिसके ऊपर डेली का भी अप होगा। क्यों? क्योंकि इस स्विंग हाई ने वापस इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करी। तो बस कम से कम यहाँ पे जाएगा, तो जब भी 1250 को ऊपर जाएगा उसके बाद हम ट्रेड करेंगे इसके अंदर। हमारी पूरी प्लानिंग इसके अंदर सेट हो जाएगी उस दिन के बाद से। और जिस दिन भी इसके डिविडेंड अप हो गए, स्ट्रक्चर अच्छा लगा, मंथली का डिमांड जोन बनाएगा, लगेगा कि हाँ मंथली का ओवरऑल डिविडेंड अप है, मंथली का लोकेशन का, मंथली का एक अच्छा लोकेशन भी है, डेली का भी डिविडेंड अप हो जाएगा। उसके बाद जो भी अच्छा 7/7 एग्जीक्यूशन लगेगा डिस्काउंट प्राइस पर, हम उसको ट्रेड करेंगे बिंदास। और बैक ऑफ माइंड में क्या रखेंगे हल्का सा, क्या पीवर एनॉक्स को मीडिया का सपोर्ट है? यस है सपोर्ट। जिल का सपोर्ट है? यस है सपोर्ट। तो उसको उस तरीके से भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर लग रहा होगा कि किस तरीके से अपन पेवर आइनॉक्स का अंदर भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर। जिल देख लिया, एक बार अपन नेटवर्क 18 देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क 18 के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये ईयरली का डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है, ठीक है। ईयरली का डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है, हाफ ईयरली का अभी ये डिमांड जोन है, और ये भी एक नीचे डिमांड जोन है जहां से प्राइस चल रहा है, ठीक है। क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली का ये बॉटम एरिया, अगर मैं सिर्फ इस ओरिजिन की बेस को बात करूं कि यहां तक भी अगर मैं मार्क करूं, ये नहीं आया प्राइस अभी 24 रुपीज, आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर था, इसने रोका प्राइस को जितना रोकना था, एक बार वीक टू वीक भी चला अच्छा खासा, दूसरी बार आके और अच्छे से चला, और फाइनल इसको डाउन करा। कब, क्यों डाउन करा, किस वजह से? अब मंथली पर देखिए, मंथली पर जब ये बाइंग आ रहा था तब इसमें भी बाइंग चल रही थी अच्छा, लेकिन अब देखिए सेलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी, बस मीडिया की वजह से डाउन है। और जैसे ही मीडिया सपोर्ट कर रहा है, ये भी अभी रुक गया है ना। और कहां पर है अभी, ये ध्यान रखना हमेशा कि ये 24 वाला जो लेवल है ये पेंडिंग है अभी। बाकी यहीं से भी अगर स्ट्रक्चर हायर हाई बनाना शुरू कर देगा तो यहीं से भी चल जाएगा, क्योंकि इसको कम से कम ईयरली का तो सपोर्ट है, क्वार्टरली का बॉटम एरिया भले मिस हो लेकिन हाफ ईयरली का भी तो सपोर्ट है इसको। बिल्कुल। कहां से चल रहा है? हाफ ईयरली का डिमांड जोन ने तो सपोर्ट दे दिया ना, अब चाहे ना आए क्वार्टरली पर, ना आए क्वार्टरली पर कोई दिक्कत नहीं, हाफ ईयरली का तो सपोर्ट मिल गया ना। हाफ ईयरली का भी कौन सा ऊपर वाला, एक बार सोचिए जब इस वीक टू वीक से इतनी अच्छी बाइंग आ गई, इस बॉडी पर आकर भी प्राइस ने रिएक्शन दिया, इसका जो भी काम था कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था एक तरीके से। अब फ्रेश बचा जो कौन सा था, रिवर्सल वाला, ये बॉटम एरिया 27 रुपए वाला, प्राइस वहीं से भी चल रहा है। अब चाहे क्वार्टरली पर ना आए, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ईयरली का सपोर्ट है, हाफ ईयरली का भी सपोर्ट है। अब मैं दोनों लाइन को एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूँ। बैक ऑफ माइंड में याद रखिएगा कि नेटवर्क 18 के अंदर ईयरली हाफ ईयरली दोनों का सपोर्ट है। मंथली पर जाते हैं, मंथली का भी बॉटम एरिया मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी यहाँ पे आएगा और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये कि इसका ओवरऑल अगर मैं मंथली का डिविडेंड देखूं तो क्या है, मंथली का डिविडेंड क्या है, बता सकता है कोई? बताइए जल्दी से। सुमित जी के डाउन, ओके, डाउन, ठीक है, बिल्कुल। अगर इसको कोई कंसिडर कर रहा है तो डाउन है, और अगर इस पूरे कर्व को कोई कवर करता है तो अप ही है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती इस हाई के ऊपर, जैसा पीवर आइनॉक्स ने क्लोजिंग करी बाकी इसने नहीं करी, तो ये अगर क्लोजिंग कर देता तो अपना यहाँ पर ही डाउन हो जाता, और ये स्विंग हाई बनता और वापस चलो तो इसके ऊपर ट्रेंड अप हो जाता। ओवरऑल देखा जाए तो ये है जिसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, और क्लोजिंग किसने करी है? ओवरऑल देखा जाए तो इसने, मतलब कि जब 135 के ऊपर जाएगा तब डिविडेंड अप होगा। लेकिन जैसा कि मैंने मीडिया के अंदर कहा कि मीडिया 2600 के ऊपर जाएगा तो डिविडेंड अप करेगा, लेकिन इंटरनली ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो अप हो जाएगा। वैसे ही नेटवर्क 18 भी इंटरनली, मुझे पता है प्राइस ईयरली हाफ ईयरली से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा इंटरनली इसके ऊपर हो जाएगा तो मंथली का डिविडेंड अप हो जाएगा। हर मंथली ट्रेड करूंगा टिल देन यहां तक अच्छे से। दूसरी बात ये कि ईयरली और हाफ ईयरली में आ चुका है प्राइस अच्छा खासा, ठीक है।
तो अब हमारा एक ये भी तो काम बनता ना कि हम कम से कम अगर डेली का भी टीवी ट्रेंड अप हो गया तो उसको वहां तक ट्रेड कर सकते हैं जहां तक एक अच्छा हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। क्योंकि हमने यही यही सीखा ना, ईयरली इनकम ट्रेड हाफ ईयरली इनकम ट्रेड के अंदर क्या करते हैं अपन, ईयरली हाफ ईयरली के अंदर प्राइस आता है तो डेली का टीवी ट्रेंड अप होने का वेट करते हैं। क्या इसका डेली का टीवी ट्रेंड अप हुआ? नहीं हुआ। इसका डेली का टीवी ट्रेंड अप कब होगा? जब इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, और जिस दिन इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी उसके बाद जो भी फॉलोअप बनेगा इसके अंदर, अपन स्विंग लो के आसपास जब भी डिस्काउंट प्राइस पे आएगा अपन इसके अंदर बिंदास ट्रेड करेंगे। ठीक है। अभी क्या ये डिमांड जोन ट्रेड करने लायक था क्या, बताइए मुझे? ड्रॉप, तीन बेस और रैली, क्या ये ट्रेड करने लायक था? बताइए बताइए। नो सर, नहीं था। ओके। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं। वेरी गुड सुमित जी। टेस्टेड है वन टाइम, सो नॉट टू ट्रेड। अरे नीरज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया था तब ये ट्रेड करने लायक था या नहीं था, ये पूछ रहा हूँ। अभी तो टेस्टेड है, मुझे भी दिख रहा है। जब ये डिमांड जोन में आया था प्राइस तब ये क्या ट्रेड करने लायक था या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ट्रेंड फेवर में नहीं है, क्यों करेंगे? बिल्कुल प्रणव जी, वेरी गुड। नो, नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टीवी ट्रेंड ही अपनी, अब भले जिल का हो चुका है, मीडिया का हो चुका है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम पीवीआर आइनॉक्स में अभी ट्रेड नहीं कर सकते। हम नेटवर्क 18 के अंदर अभी ट्रेड नहीं कर सकते। मुझे पता है नेटवर्क 18 ईयरली से चल रहा है, मुझे पता है हाफ ईयरली से चल रहा है, लेकिन जब मेरा मंथली का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, इंटरनली भी डाउन है, तो कम से कम मुझे ईयरली हाफ ईयरली से चल रहा है पता है, और ये डिमांड जोन भी मिस करके चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि सब कुछ क्लियर है, मीडिया का सपोर्ट है, जिल का सपोर्ट है, और डेली का टीवी ट्रेंड अप होने तक का ही वेट करना है बस। जैसा कि हम अभी आईटी के अंदर वेट कर रहे हैं कि आईटी का ओवरऑल डेली का टीवी ट्रेंड तो अप कर जाए कम से कम। अभी हाफ ईयरली डिमांड जोन में है आईटी, बहुत बढ़िया। क्वार्टरली का ट्रेप लेवल से भी अगर चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेली का टीवी ट्रेंड अब कर दे, उसके बाद में अपन ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि जिल जिल का टीवी ट्रेंड डेली का क्या हो चुका है अब, तो उसके अंदर अपन वेट कर रहे हैं एंट्री पॉइंट का, कि जब भी डाउन आएगा तो ट्रेड करेंगे। लेकिन नेटवर्क 18 के अंदर ट्रेड नहीं है, प्योर आइनॉक्स के अंदर ट्रेड नहीं है। ठीक है। तो अपने को क्या वेट करना है नेटवर्क 18 में, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, उसके बाद जो भी अच्छा एमआईटी के अंदर प्राइस अगेन आएगा, या वीकली के अंदर अगेन आएगा, या डेली के अकॉर्डिंग भी स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करेंगे, डिस्काउंट प्राइस पे जो भी डिमांड जोन के अंदर एंट्री देगा उसको ट्रेड करें। तो ओवरऑल मीडिया के अकॉर्डिंग, जिल के अकॉर्डिंग अपने को नेटवर्क 18 भी एज अ लॉन्ग टर्म सही लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा चलेगा यहाँ से ये। ठीक है। और स्टडीज के डीप अपन बाद में करेंगे किसी दिन। अभी अपन चलते हैं दूसरे स्टॉक्स के ऊपर। एक बार सन टीवी लेते हैं। ठीक है। सन टीवी के अंदर भी आप देखो काइंड ऑफ ड्रॉप, तीन बेस और रैली, एक नॉर्मल सा डिमांड जोन, जो कि ऑलरेडी अपने ईयरली के वो डिमांड जोन जिसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी उसी के अंदर आके अगेन फॉलोअप बनाया। ठीक है। सब डिलीट करते हैं एक बार, वापिस से मार्क करते हैं। ये ईयरली का लाइन याद रखिएगा। ठीक है, वाई मीन्स ईयरली, ईयरली का डिमांड जो कि पिछले से चल रहा है। मतलब टीडीए तो क्लियर है कि कम से कम भी हाफ ईयरली के सप्लाई जोन तक सन टीवी जाना चाहिए। हाफ ईयरली देखिए, कहीं ना कहीं अब ये हाफ ईयरली डिमांड जोन को भी टच कर चुका है, ये वाला वॉइस लाइन। ठीक है, अब मैं ईयरली डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि ईयरली हाफ ईयरली दोनों से प्राइस चल रहा है। क्वार्टरली की बात करूं तो क्वार्टरली का ये डिमांड जोन अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये डिमांड जोन अभी पेंडिंग है, जो ईयरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग यहां पर आता है प्राइस। बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरी बात, इसका टीवी ट्रेंड क्या है? अप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। क्वार्टरली का टीवी ट्रेंड अप है, ईयरली का भी टीवी ट्रेंड अप है, तो बहुत बढ़िया टीडी है इसका, कि अगर ये इस क्वार्टरली डिमांड जोन तक आता है तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं भी आए और मीडिया के अकॉर्डिंग यहीं से चलता रहा, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ध्यान रखिए कि सन मीडिया बॉटम बॉटम आउट हो रहा है धीरे धीरे,
ईयरली, हाफ ईयरली, हमने सब देखा, क्वार्टरली पे भी, मंथली पे भी, सब हमने देखा, हमारा क्लियर है मीडिया। जिल भी क्लियर हो चुका है, बॉटम होके चल रहा है। साथ ही साथ सोचे सन टीवी का भी अच्छी वेटेज, और सन टीवी भी ईयरली डिमांड जोन और हाफ ईयरली डिमांड जोन में सपोर्ट देगा। अगर क्वार्टरली में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम से कम अगर वीक टू वीक भी आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, बाकी वीक टू वीक भी नहीं आया, ठीक है। अगर ये सपोर्ट कर रहेगा यहाँ से, तो अब ये सोचे जिल जिल सपोर्ट कर रहा है मीडिया को, मीडिया का खुद का स्ट्रक्चर सही हो रहा है। नेटवर्क 18 भी मतलब ईयरली हाफ ईयरली से चल रहा है, उसके अंदर भी बॉटम वाला मंथली मिसिंग है, जैसे इसके अंदर क्वार्टरली मिसिंग है। तो अब सन टीवी, नेटवर्क 18, जील और मीडिया, अब ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये हाईली वेटेज की बात बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। चलिए मंथली पे चलते हैं। मंथली का ये डिमांड जोन बिल्कुल मिसिंग है अभी। वीकली का यहाँ पे अच्छा है, लेकिन उतना डीप नहीं देखेंगे, बट इतना देखेंगे कि क्वार्टरली भी मिसिंग है, मंथली भी मिसिंग है, बहुत बढ़िया। डेली का टीवी ट्रेंड क्या है अभी? डाउन, कहीं ना कहीं डाउन ही चल रहा है बहुत लंबे टाइम से कम भी इसके ऊपर जाएगा तो अप करेगा, है ना। मंथली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है टीवी ट्रेंड? अगर इसको अपन माना, अगर यहीं से चेक करें तो इसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू ये डाउन ही रहेगा, ठीक है। अभी ये स्विंग हाई वापस ये बना रहा, अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग कर देगा वापस से, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ ये स्विंग लो था, इसने स्विंग हाई बनाया, हायर हाई, और इस हायर हाई ने इस लोअर हाई के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये बन गया अपना लोअर लो, ऊपर गया फिर डाउन आया। यहाँ पे लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, यस, इसके नीचे क्लोजिंग मिली ये, और ये ऊपर गया, मतलब एक बार के लिए तो इसको ऊपर चाहिए तो ट्रेंड अप होगा, टीवी ट्रेंड अप। और डिप गया, ऊपर गया, लेकिन अभी यहाँ तक डिप गया, ऊपर गया, अब इसके नीचे, यस बकायदा बिल्कुल ये पॉइंट सही है, इसके नीचे अपने को मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाए, तो यहाँ तक हिट हो जाए, और अब जब ऊपर जाएगा तो अपने को फिर चाहिए होगा कि इसके ऊपर मंथली का टीवी ट्रेंड अप कर देगा, बस इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, मीडिया का भी इसके ऊपर क्लोजिंग जाएगा तब अप होगा। ऑलरेडी जील का भी कौन सा पॉइंट है? जील का भी वही 150 वाला पॉइंट है, जिसके ऊपर जाएगा तो उसका टीवी ट्रेंड अप करेगा। तो ओवरऑल मीडिया के अंदर ये समझ में आ रहा है कि हमारा मंथली के टीवी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ट्रेंड अप होने में टाइम है। बाकी बॉटम आउट स्टॉक हो रखे हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट सभी में है, खुद मीडिया के अंदर भी बॉटम हो रहा है, जील के अंदर भी अच्छा बॉटम एरिया से चल रहा है ना। डेली के टीवी ट्रेंड अप कर दिए तो यहाँ सब चलते रहेगा, मंथली के टीवी ट्रेंड अप करने का वेट है हमें। सन टीवी के अंदर भी ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का भी पेंडिंग है, मंथली का पेंडिंग है। नेटवर्क 18 के अंदर भी ईयरली हाफ ईयरली आ चुका है, मंथली का बॉटम पेंडिंग है। लेकिन ओवरऑल ये लग रहा है कि मीडिया सही हो रहा है धीरे धीरे। अगर जो जो मिस है वो अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कम से कम यहाँ से टीवी ट्रेंड अप कर दे, उसके बाद इनके अंदर जो भी सेटअप्स, अपने टीवी सेटअप्स, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनेंगे तो हम ट्रेड करेंगे। पर अभी मेरे को ये लग रहा है कि मीडिया के अंदर में जील को अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। नेटवर्क 18 का डेली टीवी ट्रेंड अप हो चुका तो मैं उसको भी ट्रेड कर सकता हूँ। और यहाँ से सन टीवी भी अगर डेली का टीवी ट्रेंड अप कर देगा, जो कि मुझे लग रहा है इसके ऊपर ही होगा, तो कम से कम मंथली का भी हो जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि अभी ये यहाँ से ऊपर ना जाए, किसी भी रीजन से थोड़ा सा डाउन आ जाए, और ये इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, इस F1 लाइन के नीचे, ताकि मेरा ये हायर लो पॉइंट हो जाएगा और एक लोअर लो पॉइंट हो जाएगा। अब मेरे को इस हायर लो के ऊपर जैसे क्लोजिंग मिलेगी तो कम से कम मुझे इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अगेन यहाँ से वापस से, ये सब कुछ टेस्टेड है, सन टीवी के लिए भी मैं ऑल टाइम हाई तक के लिए अच्छे अच्छे MIT बनते जाएंगे, मैं सारे ट्रेड करते जाऊंगा, और इस क्वार्टरली में आ जाए प्राइस एक बार तो और अच्छा होगा। चलो, सन टीवी भी हो गया क्लियर। सारेगामा देख लेते हैं एक बार। सारेगामा डिलीट करते हैं, कुछ होगा तो ईयरली चेक करते हैं, ठीक है। ईयरली बहुत दूर है अभी, हाफ ईयरली का काइंड ऑफ डिमांड जोन है, यस ड्रॉप इन बेस और डीप आया है। क्वार्टरली भी यस ड्रॉप, दो बेस रैली रैली, क्लोजिंग भी अच्छी है, इसके नीचे जाएगा तो क्वार्टरली का टीवी ट्रेंड डाउन हो जाएगा। मंथली का टीवी ट्रेंड भी अप है, क्वार्टरली का भी टीवी ट्रेंड अप है, हाफ ईयरली का भी टीवी ट्रेंड अप है, और हाफ ईयरली के सपोर्ट से मंथली का भी यहाँ पर, मंथली पे कुछ खास तो नहीं है, बाकी क्वार्टरली पर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इससे नीचे नहीं जाना, सीधे जाना है डेली पर, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डेली के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, ठीक है, डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ट्रेंड तो डाउन ही होते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक भी डाउन ही होगा, ऊपर गया ये डाउन, फिर से ये हाई, इसके नीचे एक लो, फिर ये हाई, फिर इसके लो, इसके नीचे क्लोजिंग दी,
यस, बकायदा दी। ये लो पॉइंट होगा मेरा, ये लोअर लो फॉर्म हुआ, इसके नीचे लाइन के नीचे क्लोजिंग, यस मिल चुकी है। ये हाई पॉइंट, इसको मार्क कीजिए या इसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं, पर ओवरऑल इसको भी माने तो भी चलिए, ये भी अगर मान के चलूं मैं, तो मेरा डेली का डिविडेंड अप हो चुका। वाओ, सारे गामा पा धानी सा म्यूजिक लॉक किया गया। चलिए बहुत बढ़िया, इसका डेली का डिविडेंड अप हो चुका है। अकॉर्डिंग टू हाफ ईयर इनकम ट्रेड हम डेली पे शिफ्ट करते हैं और डेली डिविडेंड अप होने का वेट करते हैं, और इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर दी, इट मींस इसका डेली का डिविडेंड भी अप हो चुका है। वीकली की बात करूं तो वीकली का डिविडेंड अप होने में देर लगेगी अभी। ये लो, ये हाई, फिर लो, मतलब इसके ऊपर जाएगा तब अप होगा, लेकिन वीकली का इतना जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमें मंथली का भी अप है, क्वार्टरली का भी डिविडेंड अप है, हाफ ईयरली का लोकेशन है, और डेली के अकॉर्डिंग भी हमारा डिविडेंड इस दिन ही अप हो चुका था। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बस ये होगा कि इसके अंदर मंथली का क्या लोकेशन बन चुका है, यस, मतलब मेरी फॉलोअप एक एमआईटी भी यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, सप्लाई जोन क्या कहाँ पे है, मंथली का सप्लाई जोन क्या क्वार्टरली का, यस क्वार्टरली का सप्लाई जोन। अब एक और चीज नोटिस कीजिए, अभी क्या तारीख है आज, 24 तारीख, मतलब 5-6 दिन भी अगर स्टॉक यहीं पर रहा तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक हाफ ईयरली का, सॉरी क्वार्टरली का भी लोकेशन हो जाएगा, मंथली का भी लोकेशन हो जाएगा, और वीकली भी कुछ अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। डेली पर मेरे पास बहुत अच्छी पिक्चर है, तो कम से कम भी मैं इसको डायरेक्ट प्ले कर सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट प्ले कर सकता हूँ। ये मेरा एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन गया, इतना प्यारा। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, मुझे बस स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करना। ऑलरेडी मुझे पता है डिस्काउंट प्राइस पर आएगा, मंथली का लोकेशन बन चुका, ऑलरेडी क्वार्टरली का भी बन जाएगा, और टीडीए के अकॉर्डिंग देखो तो चीजें हाफ ईयरली से चल रही है, और क्वार्टरली के सप्लाई जोन में कोई बात नहीं, वापस से भी डाउन आएगा तो मेरे पास यहाँ पे ये ट्रेड करने के लिए एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। एक बार के लिए मैं यहाँ से ट्रेड लेके जो भी वीकली सप्लाई जोन दिखेगा वहां तक ट्रेड लूंगा, और उसके बाद अगेन अच्छा खासा चलते रहेगा। अच्छा, जब ये आएगा डाउन यहाँ पर, तब मुझे अगर इसका सेक्टर सपोर्ट देखना तो कैसे देखूंगा, अगर सारे गामा जो स्टॉक है इसके अंदर मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट दिख रही, अब मेरे को अगर इसको ट्रेड करना है तो इसका सेक्टर सपोर्ट कैसे देखूंगा। ओवरऑल इसका टीडीए मैंने ईयरली से लगाकर डेली तक आपको क्लियर बता दिया कि सभी हाई टाइम फ्रेम के डिविडेंड अप है, डेली का भी डिविडेंड अप हो चुका है, बस एमआईटी का लोकेशन भी बन चुका है, और डेली पे डायरेक्ट एंट्री भी, ओरिजिन लोकेशन का सपोर्ट है, कंजर्वेटिव ट्रेड है, डायरेक्ट ट्रेड करूंगा वीकली सप्लाई जोन के लिए, ये मेरा प्लान फिक्स है। लेकिन अब मेरे को सेक्टर सपोर्ट देखना है तो क्या करूंगा पता, कि जब भी प्राइस इसके अंदर यहां से यहां तक आएगी, आते आते मैं 1-2 दिन पहले देख लूंगा, एंट्री के पहले क्या इसको मीडिया का सपोर्ट है, मैं देख लूंगा मीडिया क्या क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर है, या मंथली डिमांड जोन के अंदर है, या वीकली, या कोई नॉर्मल भी डेली, बस इतना ही देखना है। साथ ही साथ मीडिया का मैं ये भी देखूंगा, ये ट्रेड आते वक्त क्या जील अभी क्या किसी डिमांड जोन में आ रहा है, क्या नेटवर्क 18 किसी डिमांड जोन में आ रहा है, सन टीवी क्या किसी डिमांड जोन में बॉटम वाला। अब देखिए ये अगर सारे काम यहाँ से यहाँ तक आएगा तो हो सकता ना सन टीवी अभी प्रॉपर क्वार्टरली डिमांड जोन में नहीं आया, हो सकता जब ये डाउन आए तो सन टीवी लेकर आ जाए इनको। जिल अभी, जिल भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, जिल को अगर मैं लगाऊं, जिल भी अपना ये क्वार्टरली का डिमांड जोन काइंड ऑफ फॉर्म कर देगा, मंथली का भी ये रैली बेस रैली बन जाएगा, वीकली का भी ये कितना प्यारा एग्जीक्यूशन आप देखिए। तो जब ये चीजें यहाँ पर आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा सारेगामा के अंदर भी मुझे इस डिमांड जोन में एंट्री मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं चीजें सिंक कर जाएगी उस वक्त। और साथ ही साथ में मीडिया देखूंगा, सारेगामा देखूंगा, जील देखूंगा, सारे स्टॉक्स इसके देखूंगा, साथ ही साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी पूरा मार्केट ओवरऑल, स्मॉल के मिड कैप सब भी देख लूंगा। और देखने की जरूरत क्या है, मेरे तो डेली बेसिस पे माइंड के अंदर रहता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, पर जैसे ही सपोर्ट बैक ऑफ माइंड में हल्का सा भी लगेगा कि नहीं मीडिया का सपोर्ट है, जील का है, सारेगामा सन टीवी सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, मार्केट सिंक हो जाएगा और डाउन आएगा, मुझे प्री प्लान है मेरा, मैं ये ट्रेड करूंगा। यहां से बनने के बाद में कंफर्मेशन लूंगा, वो भी ट्रेड करूंगा, क्योंकि अब मेरा हाई टाइम फ्रेम्स के सारे डिविडेंड अप है, मंथली अप है, क्वार्टरली अप है, सभी अप है, और डेली पर इतना अच्छा एग्जीक्यूशन से प्राइस चलेगा। यहाँ पर आने के बाद एक वीकली सप्लाई जोन तक टारगेट लूंगा, और अगेन जो भी डेली का कंफर्मेशन मिलेगा, जिसने किसी अच्छे डेली के सप्लाई जोन को ऊपर नीट एंड क्लीन क्लोजिंग देगा, वो फॉलो अप भी मेरा बहुत अच्छे से चलेगा। आया समझ में? आई होप आपको ट्रेडिंग कैसे करना है वो समझ में आ चुका है।
सेक्टर का एनालिसिस कैसे करना है, साथ में उसके स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, वो आपको समझ में आ चुका। ओवरऑल पूरे मार्केट का जितने भी इंडेक्स दिख रहा है, इन सबका टॉप डाउन अप्रोच करके रेडी रहना है। रोज रोज टॉप डाउन अप्रोच नहीं करने का, कम से कम मंथ में एक बार कर लो अच्छे से, फिर हर वीक एक बार खाली देख लो इनको। रोज रोज हर आधे घंटे में, 1 घंटे में देखने की जरूरत नहीं है। एक बार पिक्चर क्लियर हो गई मीडिया की, बहुत बढ़िया। एक बार आपको आईटी की पिक्चर क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। एक बार आपको निफ्टी की पिक्चर क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी की हो गई, बहुत बढ़िया। पीएसयू बैंक की पिक्चर क्लियर है, बहुत बढ़िया। बस उतना देख लिया। अब इनके स्टॉक्स पे ध्यान दिया करो, स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। सिर्फ इंडेक्स नहीं देखना, मैंने कहा इंडेक्स के साथ में उसके स्टॉक्स भी देखो, इंडेक्स भी देखो, और ओवरऑल मार्केट को एक दूसरे से लिंक करने का ट्राई करो। ठीक है, 1+1 2 होता है, लेकिन इंडेक्स और सेक्टर की स्टडी अगर आप करोगे तो 1+1 11 होगा, 1+1+1 111 होगा। आपको इस कदर कंपाउंडिंग की पावर मिलेगी अगर आपने सेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छे से किया तो। बहुत ही बेहतरीन सर, मजा आ गया। 3 दिन के अंदर पूरा सेक्टर एनालिसिस एकदम डीप तक समझ में आया। ओके, चलिए अच्छा है, आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगता है। समझ में आ गया तो मेहनत सफल होती है। चलिए अभी तक बात कंटिन्यू करता हूँ मेरे आगे। सेक्टर एनालिसिस के 16 17 और आज 18, 3 दिन हो गए, है ना। मैं वेटेज के ऊपर बात करा, मैं ट्रेडिंग पर्पस से बात करा कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, स्टॉक का पर्टिकुलर टीडीए करने के साथ साथ स्टॉक्स का और इंडेक्स का खुद का टीडीए अलग अलग करने के साथ में कैसे मर्ज करना है, कैसे देखना है कि सिर्फ इंडेक्स को देख के ट्रेड नहीं करने का, पहले अपना स्टॉक्स का टीडीए अच्छा हो, स्टॉक्स का टीवी सेटअप्स बहुत अच्छा हो, तब ट्रेड करेंगे। बस सपोर्ट कैसे लेना है कि बैक ऑफ माइंड में एक बार पूछना है खाली खुद से कि क्या इस स्टॉक्स का सेक्टर का सपोर्ट है, क्या वो किसी क्वार्टरली मंथली वीकली डेली के डिमांड जोन से रनिंग है, सपोर्ट कर रहा है, बस इतना ही। हर जगह छोटी छोटी जगह सिंक नहीं करने का। गॉट इट। दूसरी बात, सेक्टर हो गया, स्टॉक्स हो गया, पूरा ओवरऑल मार्केट के इंडेक्स के सारे हो गए, ट्रेडिंग पर्पज से भी बात कर ली। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, कि सर ओवरऑल अभी तक सेक्टर एनालिसिस पूरी समझ में आ गई कि किस तरीके से करना है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को लगता है कम से कम 1 1.5 2 घंटा इसमें भी जाएगा, और अभी हो चुकी है 8:30। आज 7 बजे क्लास स्टार्ट करी, 1.5 घंटा ही हुआ है क्लास को अभी। 10 15 मिनट और बात करेंगे अपन, अभी कुछ ना कुछ, कोई सा एक स्टॉक्स आप जो भी बताओगे उसको अच्छे से टीडीए भी कर लेंगे, जो भी मुझे लगेगा अपन करेंगे बात। लेकिन अभी अपनी 2 क्लास, है ना। अब आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी बैचेस हुए थे उन सब के अंदर हमने जो जो भी चीजें पढ़ा था उन सबको मॉडिफाई करा। इस बैच के अंदर जो भी अननेसेसरी की चीजें थी उनको पढ़ाया ही नहीं। पूरे के पूरे सेशन जितने भी गए सब क्वालिटी सेशंस गए, सभी पे हमने बहुत क्लियर क्लियर और अच्छा अच्छा जो यूजफुल चीजें उसी पे बात करी। इस वजह से अगर मैं चाहता कि मुझे सिर्फ टॉपिक कवर करना होता, तो मैं सिर्फ एक क्लास के अंदर सेक्टर एनालिसिस पढ़ा कर खत्म कर देता। लेकिन मैं चाहता था कि मैं जिस नजरिए से देखता हूँ सेक्टर को, मेरा जो एनालिसिस होता है, मेरा जो सोचने का तरीका होता है, मैं वो सब शेयर करना चाहता था। इस वजह से अपने 3 दिन लगे पूरे सेक्टर में, क्योंकि मैंने जो टाइम कवर किया ना वो उसमें किया कि जो फालतू की चीजें पढ़ाते थे, जो जिसका सेंस नहीं है, मैंने वो पढ़ाना ही बंद कर दिया इस बेच से, ताकि क्वालिटी का टाइम उन चीजों पे जाए जहां पे हमको पढ़ना है। कि यार इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाली कौन सी है, पहले तो उस पर बात की जाए। सिर्फ आधे घंटे में बता दूंगा कि आपको ये कन्वेंशनल थ्योरीज जो होती है इन पे बात नहीं करना, इन पे ध्यान नहीं देना, बस आधे घंटे के अंदर, मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन चीजों को सच में पढ़ना है उन पे तो टाइम देना पड़ेगा ना। इस वजह से अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। सिर्फ 20 सेशंस क्या पूरा बेच है, पूरा जो बेच चल रहा है वो 20 सेशंस का है। लेकिन क्या हो जाएगा अगर हम 20 सेशंस के बाद में भी संडे को या अगले संडे को 3 4 5 घंटे के अपन ने प्रैक्टिस सेट ही रख दिए, तो क्या हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना। बस थ्योरी एक बार 20 सेशंस की पूरी पढ़ ले अपन, सब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ ले, उसके बाद जो काम की चीजें रहेगी, उसके बाद भी जो प्रैक्टिस वाली चीजें रहेगी वो तो अपन करते रहेंगे। जब जब भी मतलब कोई कहेगा तब तब करते रहेंगे अपन, जब जब टाइम मिलेगा उस अकॉर्डिंग करेंगे। बट अभी मेरा ये था कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे कवर करना।
तो अब इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, तब इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने स्टॉक्स होना चाहिए, कहाँ कहाँ एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्या सिलेक्शन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स का, उन सभी के लिए भी मैं चाहता हूँ कि कल अपन बात करेंगे। ठीक है। कल सेक्टर रोटेशन भी अपन पढ़ लेंगे कि कैसे सेक्टर रोटेट होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सेक्टर रोटेशन, बस सिंपल है, जो सेक्टर बॉटम पर है, जो सेक्टर डाउन है अभी, जिस सेक्टर के स्टॉक्स ईयरली हाफ ईयरली को हिट हो रहे हैं, वही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेक्टर को सिलेक्ट करने की। जो सेक्टर ऑल टाइम हाई चल रहा है, जिस सेक्टर के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है सेक्टर की। आया समझ में? इतनी सी देर में मैंने सेक्टर रोटेशन खत्म कर दिया। पर ठीक है, एक हल्का सा एग्जांपल अपन कल फिर ले लेंगे। वो सेक्टर रोटेशन वैसे भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज के अंदर पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वाली चीज ही सेक्टर रोटेशन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे अपन, और स्टॉक सिलेक्शन भी उसी अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। सुमित जगेरा, आपका प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन कोर्स का बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सुमित जी। चलिए अब मेरे को बताइए कि सेक्टर के अंदर आपका अभी तक कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है अभी। ट्रेडिंग पर्पज से कैसा करना वो भी बता दे, वेटेज चेक कर लिया अपन ने, बस अपना सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट ही बचा है, और एक स्पेशल क्लास भी लेना था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो दोनों अपनी कल हो जाएगी। अभी ट्रेडिंग पर्पज से या सेक्टर का कुछ भी क्वेश्चन से डाउट हो तो पूछ लीजिए। डेफिनेटली सर, नीरज जी कह रहे हैं आपने जो भी स्टडी कराया पॉइंट टू पॉइंट एंड थ्योरी का, थ्योरी को कम लेके चार्ट्स पे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, वो सब तो इजीली क्लियर हो जाए सब कुछ। यस यस। थैंक यू थैंक यू। मत बोलिए यार, अभी मैं पढ़ूंगा तो फिर कमेंट के अंदर सब लोग बोलेंगे खुद की बड़ाई कर रहा है। द ग्रेट सर सुपब ध्रुव सर। हर इंसान एक जैसा होता है, सभी के पास दो आंखें, दो हाथ, एक नाक, दो कान दिया है, सभी के अंदर एक ही दिमाग है, लेकिन बस इंसान अलग अलग इस वजह से ही पहचाना जाता है। अलग इसलिए दिखता है इंसान क्योंकि हर किसी इंसान का चेंज जो होता है वो दिमाग चेंज होता है, किसी का दिमाग अच्छा होता है, किसी का थोड़ा कमजोर होता है, किसी का सोचने के विचार बहुत अलग होते हैं, किसी के सोचने के विचार बहुत अलग होते हैं। डिपेंड करता है कौन कैसे विचारों का, उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, और हम खुद कैसे हैं पहले ये देखना चाहिए। तो अपने ऊपर वर्क करो, अच्छे से स्टडी करो, मेहनत करो, बढ़िया, एक नंबर। भाई ऑनेस्टली बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे। गुड टू नो सुमित जी। क्लियर सर, अभी बस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ही करना बाकी है इस प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस नेक्स्ट लेवल है, प्रोसेस इज इक्वल टू नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल प्रणव जी, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सिर्फ क्लास देख लेने से, सेशन अटेंड कर लेने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना जाता। जो भी स्टडीज पूरे सेशंस के अंदर डे बाय डे पढ़ाई जा रही है, डे बाय डे इतना इन डीप जा रहे हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इतना ज्यादा उसको देखो, इतना ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाओ, मल्टीपल एग्जांपल्स लो, स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे अपन वो देख लेंगे। स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करो बहुत बेहतरीन करो, ट्रेड करो बहुत बेहतरीन करो, क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मैंने जो आपको टाइटन वाली वो जो स्टोरी बताई थी एक दो दिन चार दिन पहले, वो याद रखा करो। एक सिंपल सा हल्का सा डस्ट भी अगर उस वॉच के अंदर रहा तो वॉच खराब हो जाती है पूरी। तो अपना इतना अच्छा बिजनेस है, इसके अंदर हम क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? नहीं करना। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए वापस से, रिकॉर्डिंग्स देखिए वापस से, अपने नोट्स ओपन करके देखिए वापस से।
और मार्केट को समझने का ट्राई करो। अभी आपको लग रहा होगा कि बुल रन आने वाला है तो सारी चीजें आपकी चलेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट का बुल रन आकर खत्म हो जाएगा, वापस से मार्केट 2-3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए, या कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर खराब हुआ, वहां पर आपका थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, वहां पर फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उस वक्त भी गिव अप नहीं करना, बस समझना कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है। अपने मेंटर्स जो लोग हैं उनसे सपोर्ट लीजिए, उनसे बात कीजिए, कॉल पे बात कीजिए कि सर इस मार्केट में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। ऐसे में हर एक चीज डीपली पूछा कीजिए। अगर आपने आपके मेंटर से अच्छे से क्वेश्चंस करे तो उसका आंसर भी आपको अच्छे से मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी मेहनत कैसी, आपके क्वेश्चंस भी डिपेंड करेंगे कि आपकी मेहनत कैसे कर रहा है। जितना अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, उतनी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी आएगी, जिसका सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा, और आपको वो सॉल्यूशंस का असर भी दिखेगा आपकी स्टडी के अंदर। वो तो है सर, बट व्यू एंड टेक्निक्स के केस में मैंने तो मस्त ही सीखा। वैसे मेरा पहला ही क्लास है, पर जो सबसे सुना है उस कंपेयर में तो आप सुपर्ब हो। थैंक यू। 100% क्लास के बाद में ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि डेली थोड़ा टाइम दें चार्ट्स की स्टडी में, एंड उसके ऊपर ट्रेड प्लान करें। ओके। अभी नहीं दे रहे इसका मतलब टाइम आप? अगर कोई डाउट रहा तो दूसरा तो है ही। बिल्कुल मैं हूँ, कौशिक सर है, चिराग सर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जी समझ सकता हूँ, उतना अभी नहीं हो पा रहा होगा। फैमिली है, वर्क भी है, सब है, बट कि ठीक है। ये भी सच बात है कि फैमिली है, जॉब है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी मार्केट को देना है, वो देना ही पड़ेगी। 1 घंटा 2 घंटा क्वालिटी का टाइम स्पेंड करना पड़े। जब इतना अच्छा स्ट्रक्चर हमको मिल चुका है, इतनी अच्छी क्लास गई है, अपने इतने अच्छे सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, इतने सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, और भी आगे होते रहेंगे, तो मेहनत तो करना पड़ेगी, तभी तो रिजल्ट आएगा, वरना आप ट्रेड करेंगे किससे? ऐसा तो है नहीं कि मैं सभी को ट्रेड देता रहूंगा, तो फिर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने का कोई मतलब ही नहीं रहा। मेहनत तो करना पड़ेगी। जॉब को जितना प्रायोरिटी देते हैं आप, 6-6 8-8 घंटे, उस तरह मार्केट को भी 2 घंटे तो कम से कम दीजिए, डेली बेसिस पे दीजिए। जब रिजल्ट आने लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। सेम ईयर, बट स्टिल आई डू ट्राई। सुमित जी, आफ्टर क्लास डेली का प्लान करूंगा जरूर कि शाम को डेली कुछ ना कुछ टाइम देना है। हाँ, जैसे अभी देखिए आप 2 घंटा आप क्लास को दे रहे हैं अभी डेली बेसिस पे, वैसे ही 2 घंटा फिर आगे स्टडी को देना, बस। और एक बार आपका मेहनत का काम होगा ना, तो उसे हर 3 महीने में सिर्फ थोड़े दिनों का ही रहता है। एक बार वॉच लिस्ट बन गई 50 स्टॉक्स की, 60 स्टॉक्स की, 80 स्टॉक्स की, जो आपकी वॉच लिस्ट बनेगी, बस उसी पे तो आपको काम करना डेली बेसिस पे। तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। एक बार वॉच लिस्ट बन गई, ट्रैक ही करना है डेली बेसिस को। शाम को बस 1 घंटा देख लेना है कि आज किसी स्टॉक्स ने कहाँ पे एंटर करा है, कौन से सप्लाई जोन में गया है, कौन से डिमांड जोन में गया है, कहाँ पे कौन सी ट्रेड बन रही है, बस। और अपना जो टीवी सेटअप, टीवी ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो सेटअप बनता है ना, वो इतना प्यारा बनता है कि स्टडी आपको लाइव मार्केट में करने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा बस ऑफ मार्केट में ही आपको स्टडी करना है, एग्जीक्यूट आपको लाइव मार्केट में करना है, बस। और सबसे बढ़िया स्टडी होती है ना, वो ऑफ मार्केट में ही होती है, लाइव मार्केट में नहीं होती। लाइव मार्केट में सिर्फ देखा जाता है कौन सा स्टॉक्स कितना ऊपर जा रहा है, कौन सा सेक्टर ऊपर है, डाउन है, बस यही सारी चीजें। ओके, चलिए, कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा, डीएम करके। और नोट्स बनाइए, सेक्टर के बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बनेंगे आपके, बहुत सारी चीजें सीखने लायक। इन्हीं क्लासेस को बार बार रिपीट देखिएगा, ठीक है? चलिए, कल मिलते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को लेके, सेक्टर का एक और पार्ट रहेगा। तो आज 3 क्लासेस हो गई सेक्टर को लेके, सोचा नहीं था मैंने, बाकी ठीक है, करते हैं आगे और बात कल, ठीक है? सर बोनस क्लास में एक बार हो सके तो पूरा रिवाइज करा देना। बिल्कुल बिल्कुल वैभव जी, एक सेशंस रखेंगे अपन टोटल, उसके अंदर सब कवर करेंगे। अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर मेरे जी, डोंट वरी। चलिए क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।